हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अड्डा 247 चैनल में। आज हम अपने जो सेशन देखने वाले हैं वो करंट अफेयर का है। राइट, जैसा कि आप थंबनेल में देख लिया है। तो इस जो सेशन के अंदर 1 to 10 सितंबर के जितने भी मोस्ट टाइम के करंट अफेयर्स है सब के सब अपने कवर करने वाले हैं। स्पेसिफिक हम टारगेट कर रहे हैं, चाहे बैंक का पेपर हो चाहे एसएससी का पेपर हो। जिस प्रकार से प्रीलिम के पेपर चल ही रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी मेंस का आने वाला है। तो ऐसा ना हो जाए कि प्रीलिम के चक्कर में आप मेंस की तैयारी ही ना करें, आप करंट अफेयर को साइड में रख ले तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसके बिना आपको कोई फाइनल रिजल्ट तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारी न्यूज़ है 1 से 10 तारीख में। ठीक है, उसके अंदर मैं फिल्टर करके मैंने स्पेसिफिक बैंक और एसएससी के लिए बहुत सारी न्यूज़ लेके आया हूँ मैं आपके सामने। ओके, तो कनेक्ट हो जाओ। साथ साथ में अगर आप अपने हैंडी नोट्स बनाओ तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट वे में आप लिखोगे। जैसे मैं ऑलरेडी इसको समराइज करके आपके सामने लेके आता हूँ, विथ फोटो भी लेके आते हो। अगर आपके खुद के भी नोट्स अगर आप बनाओ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी आपको पीपीटी पीडीएफ है, वो हमारी स्टडी अड्डा 247 की जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको जो ई लाइब्रेरी रहता है सेक्शन, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूज़, अपॉइंटमेंट के साथ में एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका नाम है FSSI। नाम सुना होगा आप लोगों ने, कुछ नया नहीं है ये नाम। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आप रेस्टोरेंट वगैरह आप देखते हो तो वहाँ पर ये नाम आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, अब इसका पूरा नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके सीईओ बने हैं जिनका नाम है रजित फुनहानी करके नाम है। रजित आपको नाम याद रखना है, FSSI के सीईओ बने हैं। ओके, ये हो गए। और ये एक्चुअली पहले क्या थे? सेक्रेटरी थे, सचिव थे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ये क्या थे? सचिव थे। ओके, और भी इनके बारे में तो लिखा हुआ है कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार के, और सेक्रेटरी रह चुके हैं राज्यसभा, और सीईओ ऑफ द संसद, ओके, संसद टीवी के। तो बहुत ऑलरेडी पॉपुलर है, ये अच्छी अच्छी पोस्ट पे ये रह चुके हैं। अभी आपको याद रखना है कि जो ये रजित है वो भाई साहब किसके बने? FSSI के हेड बने। डन। अब एक काम करते हैं, क्यों ना थोड़ा FSSI के बारे में थोड़ा जान ले, फसाई के बारे में थोड़ा नाम थोड़ा जानते हैं। ठीक है, पूरा फुल फॉर्म क्या है इसका? फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के थ्रू ये बनाई गई थी। इसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2006 के एक्ट के तहत ये बनाया गया था। ठीक है, एक किस प्रकार की बॉडी है? ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, किसके अंडर में, कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है? तो आपका रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर के जो मंत्रालय है उसके अंदर में ये आता है। हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिल जाएगा? दिल्ली में मिल जाएगा। ये सर्व एज द सिंगल पॉइंट ऑफ द रेफरेंस फॉर ऑल फूड रिलेटेड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है अपने इंडिया में। एक सिंगल अथॉरिटी बॉडी है, वो आपकी कौन सी? FSSI। सब के सब यही मैटर देखती है। FSSI के बारे में बात करते हैं, साइंस बेस्ड द स्टैंडर्ड फॉर फूड प्रोडक्ट, रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज भी देखता है, सेल भी देखता है, प्रोवाइड साइंटिफिक एंड एडवाइस एंड द टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है जब फूड सेफ्टी की बात होती है अपने इंडिया के अंदर। क्लियर है? चलो, तो अपॉइंटमेंट के बारे में जान लिया, अजीत के बारे में। ठीक है, और आपने ये भी जान लिया कि FSSI क्या है। ओके, चलो, एक इंटरनेशनल जो अवार्ड मिला है, ठीक है, वो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। काफ़ी पॉपुलर, इसके बारे में जानेंगे। बट ये अवार्ड अपने इंडिया में किसी को मिला है तो वो हमारे लिए न्यूज़ बन जाता है। ठीक है, इंडिया का एक NGO है, ठीक है, जिसका नाम है एजुकेट गर्ल करके है। इसने जीता है 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड। मोस्ट टाइम भी फ्यूचर में जितने भी पेपर बन सकते हैं वहाँ पर पूछने की बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एजुकेट गर्ल के बारे में जाने तो ये क्या करता है? वर्क टू एजुकेट अनप्रिविलेज गर्ल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है, ठीक है, जो एजुकेशन कर नहीं सकता, अनप्रिविलेज गर्ल्स हैं, उनको पढ़ाने का कामकाज ये संगठन करता है। ठीक है, ये पहला अपने इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इंडिविजुअल, टू बी ऑनर विद दिस अवार्ड। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ऐसा इसके पहले संगठन अपने इंडिया में नहीं रहा हुआ है जिसको इस प्रकार का अवार्ड मिला हो। हाँ, इंडिविजुअल को इस प्रकार के अवार्ड मिले हैं वो अलग बात है। ओके, अब ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। कब बनाया था? 2007 में बना था, और इसको बनाने वाले इसका नाम था सफीना हुसैन करके, जो मैडम है, इन्होंने ये बनाया था। फीचर्स की बात करते हैं, ईच अवार्ड रिसीव एन मेडल विथ मैग्सेसे इमेज एंड सर्टिफिकेट मिलता है, और कैश प्राइज भी मिलता है। ठीक है, तो मैग्सेसे का एक प्रकार से इमेज मिलता है, ओके, सर्टिफिकेट मिलता है, और कैश प्राइज देने का काम होता है। ओवरऑल अवार्ड में क्या क्या मिलता है ये बता दिया। Okay, it is presented in the formal ceremonial in the Manila, Philippines on the August 31st, the birth anniversary of the Ramon Magsaysay। अब थोड़ा हम ये बताने वाले हैं कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड है
क्यों दिया जाता है, किसके कॉन्टेक्स्ट में ये इसका नाम कैसे पड़ गया, ये इसका बेसिक थोड़ा अपने इसकी हिस्ट्री अपने जानते हैं। देखो भैया जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये इसको एशिया का क्या बोला जाता है, नोबेल प्राइज के नाम से भी ये जाना जाता है। 1957 में ये जो आपका अवार्ड है इसको स्टैब्लिश हुआ था। ओके, और मेमोरी की बात करते हैं कि रेमन मैग्सेसे ही क्योंकि ये फिलीपींस के जो 7वें नंबर के जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे उनकी याद में ये एक प्रकार से अवार्ड दिया जाता है। इन द मेमोरी ऑफ द रेमन मैग्सेसे द 7th प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस, 1953 से लेकर 57 तक ये इन्होंने फिलीपींस के ये राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है, तो ऑफ कोर्स उनका नाम की एक फाउंडेशन है मनीला के अंदर। मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। ओके, 1958 से अब इसके बारे में थोड़ा बता दो कि पहले जो कैटेगरी थी, अब जो कैटेगरी है उसमें थोड़ा चेंज हुआ है, तो उसका भी इतिहास एक बार बता दे दो। वन टाइम में स्टेटिक भी साथ साथ में कवर होता है, करंट के साथ साथ में स्टेटिक भी अपने इधर कवर करे। 1958 से लेकर 2008 तक ये अवार्ड है वो 6 कैटेगरी के अंदर दिया जाता था। सबसे पहला है गवर्नमेंट सर्विस है, ठीक है, कम्युनिटी लीडरशिप है, कम्युनिकेशन आर्ट्स है, पीस एंड द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के अंदर है, और एक ये वाली कैटेगरी है आपका रहेगा इमरजेंट लीडरशिप। द कैटेगरी ऑफ द इमरजेंट लीडरशिप वाज इनॉग्रेटेड इन 2000 एंड इज सपोर्टेड बाय द ग्रांट फ्रॉम द फोर्ड फाउंडेशन। ये जो कैटेगरी है लास्ट वाली, ये बाद में इस कैटेगरी को बनाया गया था 2000 के अंदर। और अभी आज की तारीख में क्या है कि 2009 से इन्होंने क्या किया, रेमन मैग्सेसे के अवार्ड की जो जितनी जो लिस्ट मैंने बताई है, ये लास्ट वाली इसको छोड़ के ये सब के सब इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। अब ऐसा है कि जहाँ जिनको लग रहा है इस व्यक्ति को पुरस्कार देना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए, तो उसको ये दे देते हैं। राइट, ऐसा कर दिया है। तो ये वाली कैटेगरी आज भी है, ठीक है, और बाकी सब के सब कैटेगरी इन्होंने उड़ा दिए, खत्म कर दिए। ओके, तो इसके बारे में हम अवार्ड के बारे में स्टेटिक अपने कवर कर लिया है। फ्यूचर में जितने एसएससी के पेपर हो वहाँ पर स्टेटिक ज़्यादा पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इंडिया ने लॉन्च किया फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग की बात करते हैं। इंडिया ने लॉन्च किया है पहला अपने इंडिया का मल्टी लेन, एक से ज़्यादा लेन हो तो उसे मल्टी लेन बोला जाता है, फ्री फ्लो टोलिंग। टोल नहीं लगेगा, सैटेलाइट से उसको पैसा काट लिया जाएगा, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, टू प्रोवाइड द सीमलेस एंड द बैरियर फ्री टोलिंग एक्सपीरियंस, कोई किसी प्रकार का टोल वगैरह नहीं होगा। अभी क्या होता है, टोल होते हैं, वहाँ पर फास्टैग लगा हुआ है, आपकी गाड़ी रोकनी पड़ती है कुछ सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद में आपका कई बार मिनट भी लग जाते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, मगर अभी क्या रहेगा, टोल भी नहीं रहेगा, सीधा का सीधा आपके अकाउंट से पैसा है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्सपीरियंस टू द नेशनल हाईवे यूजर टू द इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो इसको प्रमोटेड कौन है, प्रमोट कौन करता है, ठीक है, एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको जानते होंगे, आप जानते होंगे। ठीक है, जितने भी अपने इंडिया में एक्सप्रेस हाईवेज बनते हैं, नेशनल हाईवेज बनते हैं, उसको बनाने का कामकाज, संभालने का कामकाज कौन करता है, एनएचएआई, उसकी कंपनी है। ये है साइन, इन्होंने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, आईसीआईसीआई बैंक के साथ में। बैंक वाले बच्चे विशेष कर ये याद रखना, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट कंट्री द फर्स्ट कंप्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लोरिंग टोलिंग सिस्टम। अब कहां पर है, कौन सा प्लाजा है, गुजरात का प्लाजा है, नेशनल हाईवे 48 पे लगता है, आपका रहेगा 84 फ्री प्लाजा करके नाम है। तो नाम भी आपको याद रखना है। 84 के बारे में थोड़ा अपने जान लेते हैं। 84 फ्री प्लाजा इन द गुजरात विल सर्व एज द फर्स्ट बैरियर फ्री टोल प्लाजा इन द कंट्री, अनेबलिंग द सिमलेस इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन थ्रू द फास्टैग। ये हो गया डन। ओके, तो ये 84 वाला ना आप याद रखना विशेषकर। ओके, प्लाजा का नाम, ये करंट का बढ़िया वाला क्वेश्चन अपने लिए है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने बच्चों क्या है, ठीक है, एक इंडेक्स आया है, और ये इंडेक्स ऑलवेज हमेशा न्यूज में रहता है। इस इंडेक्स के, ये इंडेक्स हमारे लिए बिल्कुल अच्छा भी नहीं है, क्योंकि इनका कहना ये है कि इंडिया में पीस नहीं है। ठीक है, पीस है भी और नहीं भी है, डिपेंड करता है। ठीक है, 19 नंबर का एडिशन है, इसके अंदर टोटल कितने कंट्री को रखा हुआ है, 163 कंट्री है, और उसका बेस क्या रहता है, सेफ्टी, कॉन्फ्लिक्ट और आपका रहेगा मिलिट्रिलाइजेशन के ऊपर बेस रहता है। ठीक है, और रिलीज कौन करता है, जितने भी इंडेक्स होते हैं उसको रिलीज करने वाले कोई ना कोई एनजीओ वगैरह होते हैं, या कोई ना कोई बॉडी होती है, इंस्टीट्यूट होता है, उनके नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि डे बाय डे करंट है वो काफ़ी हार्ड होता जा रहा है। रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, तो ये इन संस्था है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो वो ये रिलीज करता है। इंडिया का रैंक बहुत ही ज़्यादा खराब है, 115 आउट ऑफ 163 इंडिया आता है 115 पे, तो बहुत खराब हम परफॉर्म कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, नंबर 1 पे कौन बैठा हुआ, सबसे पहले आइसलैंड है।
ठीक है। फिर आगे बात करते हैं आयरलैंड है और थर्ड पे आपका आ जाएगा न्यूजीलैंड आ जाएगा। एशिया की बात करते हैं तो एशिया पे नंबर 1 पे कौन बैठा हुआ है, सिंगापुर बैठा हुआ है। अपना खुद का याद रखो और टॉप 3 अगर आपको पता है तो ठीक ही रहता है। आपके सामने इंडेक्स मैंने बनाई हुई है, इससे पता चल जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट पीस वाले कौन से देश है और एशिया के अंदर कौन से, दोनों ही आपके सामने रखे गए हैं। देखो 3 मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द एशिया की बात करते हैं, नंबर 1 पे सिंगापुर आता है, फिर जापान आता है और मलेशिया। अगर पेपर को हार्ड करना है तो स्कोर भी पूछा जा सकता है, तो वो आप देख लेना, याद कर लेना। पेपर आपको देना है, हमें कहा देखना है, ठीक है। हम तो मैं आपके सामने क्या कर दिया, डेटा प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं वर्ल्ड की बात करते हैं। वर्ल्ड पे नंबर 1 पे कौन आता है, आइसलैंड आता है, फिर सेकंड पे कौन है, आयरलैंड है और न्यूजीलैंड। बहुत छोटे छोटे कंट्री आप देख सकते हैं, यही वहां पर ज्यादा शांति है, ऐसा इनका कहना है। हाँ शांति होगी भी सही, ठीक है। हम तो काफी बड़े और ओवर अपनी पॉपुलेशन बोलो या फिर पॉल्यूशन बोलो, ठीक है, तो जहाँ पर थोड़ी शांति तो कम रहेगी। ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पर झगड़े भी ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। चलो की टेक अवे फ्रॉम द पीएम मोदी एट द एससीओ समिट एड्रेस। जिस प्रकार से आपको पता है कि जस्ट अभी एससीओ समिट हुआ है, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक समिट हुए हैं जो चाइना के अंदर हुई थी। इंडिया की तरफ से अपने इंडिया के जो पीएम मोदी हैं वहाँ पर अपने गए थे, पार्टिसिपेट किया था, उसकी न्यूज़ आपके सामने रखी है। कौन से नंबर का ये समिट है बच्चों, तो आपका आंसर रहेगा 25 नंबर का, और ये चाइना के टाइंजीन के अंदर हुआ था। और इधर जितने भी वर्ल्ड के जो इसके सेसियो के जो मेंबर कंट्रीज है, पार्टनर कंट्रीज है, वहां पर आए थे। काफी हाइलाइट्स और काफी इसके फोटो चर्चे में रहे थे, जिसके अंदर मोदी जी थे, आपके पुतिन थे और उसके अंदर श्री आपके जिनपिंग थे। ओके चलो मैसेज बात करते हैं। तो मेन हमारे लिए जो क्या क्या काम की है, हमारे इंडिया की तरफ से क्या प्लस थे वो मैं आपको बता रहा हूं। मैसेज ऑन द टेररिज्म एंड द डबल स्टैंडर्ड। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बात की जा रही है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड की बात की जा रही है और टेररिज्म की बात कर रही है, ठीक है। चाइना ने भी इसको कई बार इसके एससीओ समिट के अंदर मान लिया कि चाइना खुद चाहता है कि अभी एक बढ़िया मौका है, जिस प्रकार से इंडिया और यूएसए के रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं, तो क्यों नहीं ये अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करे। उन्होंने ग्रैब भी कर दी, काफी अभी हेल्दी रिलेशन हो रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। ये इसके अंदर बोला हुआ है, मोदी जी ने वो टेररिज्म के बारे में बोल दिया, जो पहलगाम वाला जो टेररिस्ट अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बारे में इधर बात की जा रही है। एससीओ रेड इज अ वाइटल टूल फॉर द कोऑपरेशन, ऐसा मोदी जी ने इंडिया ने बोला। अब ये क्या है, ये काउंटर टेरर कोऑपरेशन आर्म है, किसका है, आपका एससीओ का। एससीओ के अंदर एक कई कोऑर्डिनेशन के लिए एक कहीं ना कहीं छोटी सी बॉडी बनाई है, इसे बोलते हैं एससीओ रेड बोला जाता है। इसका काम ही है कि भैया टेररिज्म को रोकना है, ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि इंडिया ने क्या बोला है। तो इंडिया की तरफ से मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, ठीक है। इंडिया ने, मोदी जी ने एक्चुअली एससीओ को कैसे बोला है, एस फॉर द सिक्योरिटी, सेकंड पे कनेक्टिविटी एंड थर्ड पे क्या आ जाएगा आपका अपॉर्चुनिटी। ये नारा दिया है, ये नया मंत्र दिया है कि सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी हमें बना के रखनी है। ही प्रपोज एस्टैब्लिश अ सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम टू द प्रमोट द कल्चरल एक्सचेंज अमंग्स द मेंबर नेशन। इंडिया ने ये प्रपोज किया है कि हमें एक ऐसा सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम भी बनाना चाहिए जहां पर हमारे जो कल्चरल वैल्यूज है, हेरिटेज जो चीजें हैं, ठीक है, वो एक्सचेंज हम कर पाए, ऐसा भी प्लेटफॉर्म बन होना चाहिए। ऐसा प्रपोज किया, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, भविष्य में हो सकता है, वैसे पॉसिबल है और होगा भी फ्यूचर ये आपको ऐसा फोरम देखते हुए, ठीक है। और इंडिया ने क्या बोला है, प्रमोट किया है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए किसको, चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट की बात करते हैं तो ईरान में आया हुआ है और इसको बनाने वाला, डेवलप करने वाला कौन है, इंडिया है। कुछ ही समय पहले विद इन 1 वीक जो अभी तक हमें एक वेवर मिलता था यूएसए की तरफ से कि चाबार पोर्ट का 2018 से हम उसको वेवर को एंजॉय कर रहे थे, अब वो वेवर हटा दिया है, तो कहीं ना कहीं अभी हमें ज्यादा इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आएगी। चाबार इतना जो पॉपुलर होता जा रहा था, अब वो डाउन होता हुआ भी हमें दिखेगा बिकॉज ऑफ यूएसए, ठीक है। मगर हमें, हम जो भी हो, किसी एक कंट्री पे हम डिपेंडेंट तो नहीं रह सकते, हमें काम करना पड़ेगा, हमें जो फ्यूचर की चैलेंजेस है उनको फेस करना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं। मोदी जी ने पिच किया है चाबार पोर्ट जो ईरान के अंदर है, एक अल्टरनेटिव है, एक रिलायबल है और एक सॉवरन ट्रेड कॉरिडोर है। किसके लिए, जो एग्जिस्टिंग रूट्स है, ठीक है, उसके बदले में कंपेयर किया कि क्यों ना ये वाला रूट भी आप अपनाओ, चाबार पोर्ट के थ्रू आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो, जिससे बेनिफिट होगा ईरान को और इंडिया को होगा, ठीक है। चलो ये बात होगी एससीओ के बारे में बच्चों।
ओके अब एससीओ के जो कुछ टेक अवे आपके सामने फोटो आप देख सकते हो, ये ऐसे बोलते हैं फैमिली फोटो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैमिली फोटो बोला जाता है। जिस प्रकार एक बार समिट हो जाता है तो जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनका फोटो रहता है। ये आपका हिस्ट्री है, और ये बात करते हैं पुतिन जी हैं, और पुतिन जी तो कैसा लगता है? पुतिन सही लगता है, ठीक है। मोदी जी इस ओके ओके। चलो अब क्या बोला हुआ है, तो सबसे पहले हमारे लिए जो टॉप न्यूज़ है कि भैया जो इसका डिक्लेरेशन आया था, जब भी एक बार समिट हो जाती है, मीटिंग हो जाती है, तो सबके सब उसके पार्टनर कंट्री जो मेंबर कंट्रीज होते हैं वो कुछ पॉइंट पे एग्री करते हैं, और एग्री करते तो क्या हो जाता है उनके सामने? एग्री करेगा, सॉरी वेट अ मोमेंट, ठीक है। जैसे वो एग्री करेगा तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? थोड़ा सिस्टम ऊपर नीचे हो गया, हुआ नहीं है, इसको एक बार फिर से ऐसे कर देते। यस, जैसे वो एग्री करेगा, क्या हुआ? फिर से उस पे ही जा रहे हैं। यस, तो एग्री करते तो लास्ट में क्या आता है बच्चों? एक डिक्लेरेशन आता है, ठीक है। तो वही डिक्लेरेशन आपके सामने है। तो उसके अंदर है कि पूरे एससीओ ने मिलकर क्या किया, पहलगाम के जो टेररिस्ट जो अटैक हुआ था इंडिया पे, उसको कंडेम किया है, उसकी बुराई की है, ठीक है, कि जो हुआ है वो काफी गलत हुआ है। पाकिस्तान भी इसके अंदर पार्ट है, वो कैसे एग्री हुए पता नहीं, ठीक है। यही तो पावर है अब नए भारत की। ओके, अडॉप्शन ऑफ द इंडियाज विजन एससीओ मेंबर स्टेट ऑफिशियली अडॉप्ट इंडियाज थीम, इंडिया की थीम को उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है। इंडिया की थीम क्या है? वन अर्थ, one family and one future as a guiding principle for the regional cooperation and the future initiatives, ठीक है। तो इंडिया का जो नारा था, जो फॉर्मूला था, वो एससीओ वालों ने एक्सेप्ट कर दिया। वो हमारे लिए न्यूज है जो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। फिर आगे बात करते हैं कि पुश फॉर, ये क्या है? मल्टीपोलर इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर। देखो अभी तक ऐसा था कि एक सिंगल पोलर की जगह की एक पावर होता है, उसे क्या एक जगह यूनिपोलर बोलो, या एक ही जगह पर सत्ता या पूरा पावर रहता है, जैसे यूएसए। पर अभी आज की तारीख में बोलो कि नहीं यूएसए के पास ही पावर है, तो नहीं, उसको चैलेंज करने वाले ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। एससीओ क्या है? उसको चैलेंज ही तो कर रहा है ओपनली, ठीक है। तो push for the multipolar inclusive global order, Chinese presidency and with backing from the Russia के Vladimir Putin called for, इन्होंने क्या बोला? a new multipolar global order opposing the western dominance, जो वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस है कहीं ना कहीं कम करने का कामकाज करेगा ये संगठन, ठीक है। और ये एससीओ कैसा संगठन है? इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से फ्यूचर दिख रहा है, एआई डे बाय डे बहुत सारी एआई में डेवलपमेंट हो रही है, और जो इमर्जिंग जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके लिए कुछ कॉपरेशन हुआ है जो मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग एंड द सिक्योरिटी कोलैबोरेशन एससीओ एंडोर्स अ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 2026 से लेकर 2035 तक ये स्ट्रेटेजी चलने वाली है। इसके अंदर क्या होगा, ठीक है? मर्जिंग ऑब्जर्वर्स एंड डायलॉग्स पार्टनर इनटू द एससीओ पार्टनर्स एंड इनवाइटिंग लाओस एज अ न्यू पार्टनर, लाओस को भी इन्होंने इनवाइट कर दिया है, ठीक है। 4 न्यू एससीओ सेंटर होने वाले हैं, किसके ऊपर ये फोकस करेंगे? ऑर्गेनाइज जो क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी जो नया चैलेंज है, एंटी ड्रग कॉपरेशन है, और अदर सिक्योरिटी जितने भी थ्रेट्स आने वाले हैं, इन सब को रोकने का काम करने के लिए नए 4 सेंटर और डाले जाएंगे। ओके, तो ये बात होगी बच्चों किसके बारे में? एससीओ के बारे में। अब बात करते हैं कि सर कि जो इंडिया चाइना की जो रिलेशन खराब हुए तो उसके क्या, हम क्या वो सब चीज़ें भूल गए हैं? इंडिया ने उसके बारे में क्या किया है? तो यस, एक नेहरू जी के टाइम पे डिक्लेरेशन है वो साइन हुआ था, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में। उसे बोलते हैं पंचशील बोला जाता है। उसके बारे में थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि क्या ये पंचशील, ठीक है। तो ये दोनों ही जो स्टेट के हेड है, ठीक है, कंट्री के हेड है, उन्हें एक बार फिर से उसे कंसिडर किया है कि हमें क्या करना है, साथ में बैठना है, साथ में मिलजुल के अपनी कंट्रीज को आगे बढ़ाना है। वो है आपका पंचशील, ठीक है। पढ़ के मैं आपको बता दूं, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसके बारे में बात हुई है? बायलैटरल टॉक, स्ट्रेसिंग द पीस, ठीक है, पीस को बनाए रखेंगे। कहां पर बनाएंगे? ऑन द बॉर्डर एंड द एक्सपांडिंग कॉपरेशन, ठीक है, बॉर्डर पे हम क्या करें? पीस को बनाए रखेंगे और हमारी जो कॉपरेशन है उनको बढ़ाने का कामकाज करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं पंचशील के बारे में, ठीक है। 5 प्रिंसिपल ऑफ द पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, ठीक है, कि शांति के लिए 5 प्रिंसिपल इन्होंने बनाए थे 1954 के अंदर, ठीक है। एग्रीमेंट हुआ था अपने इंडिया के जो नेहरू जी थे और उसके में चाइना के जो के बीच में ये हुए थे, ठीक है। और
अब बात करते हैं कौन कौन से वो प्रिंसिपल है, वो एक बार पढ़े क्या? यस। तो पहला कौन सा? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड टेरर इंटीग्रिटी। सेकंड है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, ठीक है। फिर थर्ड है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, ठीक है। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये मोस्ट पांच आपके जो प्रिंसिपल सिद्धांत है उसके ऊपर दोनों कंट्री एग्री हो गई थी। और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, ज़्यादा देखो ये वाला कि जो इंटरनल जो उनके अफेयर्स हो गए वहाँ पर हम कोई कमेंट नहीं करें, चाइना कुछ भी करे, ठीक है, तो वहाँ पर हम डायरेक्टली हम उन पर कोई कमेंट नहीं करें, चाहे वो तिब्बत में उन्होंने कुछ किया, फिर वो ताइवान और जो भी है, ठीक है, तो वहां पर हम नहीं करेंगे। और जो उनकी पॉलिसीज है उनको हार्म करने का कामकाज नहीं करेंगे। चाइना भी ऐसा करेगा। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, ठीक है। चलो जो भी हो, फिर से एक बार उन्होंने देखा। अब आईसीसी को तो आप जानते हो, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट को आपकी कमेटी की बात कर रहे हैं। इन्होंने हाथ मिलाया है, इन्होंने कॉपरेशन किया है किसके साथ में? वुमेन क्रिकेट के साथ में, बस ये है, ठीक है। तो आईसीसी, गूगल ज्वाइन, ये दोनों के दोनों वुमेन क्रिकेट को बढ़ाने के लिए इन्होंने हाथ मिलाया है, कॉपरेशन किया। आगे बात करते हैं, एक मोस्ट स्पोर्ट्स से आपकी बढ़िया वाली न्यूज़ आ रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मुझे वो जिससे मैं अपने बोर्ड को रोक सकता हूँ वो मैं ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ है? कहाँ है, कहाँ है? हाँ ये रहा। ओके, दिख नहीं रहा था फोटो के अंदर, ये रहा, ये रहा। जिससे क्या है कि मैं मार्किंग भी साथ साथ में कर पाऊँ कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। इंडिया ने फिनिश किया है टॉप, ठीक है, इंडिया फिनिश द टॉप, नंबर 1 पे बैठा हुआ है। कितने मेडल लेके आया भैया? 40 मेडल। यस, बहुत बढ़िया नंबर है। 25th कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है, 25वें नंबर का कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो अपने इंडिया में ही ये ऑर्गेनाइज हुआ था, और इंडिया उसमें 40 मेडल लेके आ गया आपके सामने। नंबर एक बार देखो, गोल्ड कितने हैं हमारे सामने, ठीक है, सिल्वर कितने हैं और ब्रॉन्ज कितने, तीनों के तीनों आपके सामने आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो एक बार देखिए अपने, देखो इंडिया बैक द टोटल 13 मेडल एट द 25th, ठीक है, 25th कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इंक्लूडिंग द 4 गोल्डन कमाए हैं, 6 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। अब बोलोगे सर ये तो आप 27 10 3 बोल रहे थे, अरे भैया रुको, और भी तो है कैटेगरीज अलग अलग, ठीक है। तो अब इधर हम बात करें सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर 4 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 आपके ब्रॉन्ज है, टोटल कितने हो गए? 13 मेडल अपने कर दिए, ठीक है। और इंडिया ने टोटल कितने कमाए हैं? 40 मेडल। उसके अंदर कौन कौन? सीनियर आते हैं, जूनियर आते हैं और यूथ कैटेगरीज भी आती हैं, और ऐसे करके हमने 40 कमाए हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ सीनियर वेट लिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, जो फोटो दिख रहे हो सीनियर वालों के, ये देखो, इनको तो आप जानते होंगे, मीराबाई चानू है, ठीक, काफी पॉपुलर वेट लिफ्टर है, ठीक है। अब अपने कुछ इसका जो इस इवेंट के अंदर 40 लोग तो थे, और इसमें से कुछ मोस्ट टाइम पे चीज मैं आपके सामने लेके आता हूं। सबसे पहले जो गोल्ड जीते उनकी बात करते हैं, गोल्ड के अंदर जो पॉपुलर, तुषार चौधरी की बात करते हैं। ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्होंने कितने गोल्ड जीते हैं? 2, ठीक है, 2 गोल्ड मेडल ये जीत के आया है, ये आपको याद रखना है। कैटेगरीज आपके सामने, कई बार पेपर को टफ बनाना हो तो बच्चों क्या कर लेते हैं, आपके कैटेगरीज भी पूछे जाते हैं कि तुषार जी हैं, ठीक है, उन्होंने जो जूनियर मैन या उसका ना यूथ वाला जीता है, तो उसमें कैटेगरी में वेट कितना है, 110 है, 94 है या 80 है, इस प्रकार से, ठीक है। पेपर को टफ करना है तो पूछा जाता है, ठीक है, नॉर्मली नहीं पूछते। फिर आगे बात करते हैं, अजय बाबू करके है, ठीक है, अजय बाबू की बात करते हैं, तो इन्होंने गोल्ड जीता है सीनियर मैन 79 केजी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। चलो, और फिर बात कर मीराबाई चानू, इनके बारे में भी देखो, ये और बहुत सारे पॉइंट रखे, बट मैं मेरे हिसाब से बेस्ट जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मीराबाई चानू मेड अ स्ट्राइक कमबैक बाय द विनिंग गोल्ड इन द वुमेन 48 केजी, याद रखना ये वाला 48 केजी 48 केजी सीनियर कैटेगरी के अंदर मीराबाई चानू ने क्या कमबैक किया, गोल्ड जीता है, ग्रेट। चलो बाकी आप देख लेना, बाकी सब चीजें आपको तो जो ये पीडीएफ मिलेगी उसके बाद से आप एक बार गो थ्रू हो जाना, ठीक है। चलो, संजय सिंघल हैज टेकन अ चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द एसएसबी। देखो अपने इंडिया के अंदर बहुत सारी जो आपके जो मिलिट्री जो मेन डिफेंस जो 3 है, उसके अलावा जैसे एसएसबी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, ठीक है, ये सब के भी अगर हेड बनते हैं, कोई भी डायरेक्टर जनरल बनते हैं, तो अपने एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और तभी ये आपके सामने न्यूज लाया हुआ है। अब क्यों ना इनके बारे में, संजय जी के बारे में जाना जाए, और संजय जी के साथ साथ में काम करें, हम एसएसबी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि कब बनाया था, एसएसबी करता भी क्या है, ठीक है। डिफेंस फोर्स तो डिफेंस ही करता होगा, बट कहां पर हमें ये गार्ड करता है। संजय की बात करते हैं, संजय सिंघल
took over the following the retirement of the former DGAM प्रसाद on the अगस्त। एक्चुअली ये भाई साहब थे DGAM करके, इनका रिटायरमेंट हो गया तो ये बन गए हैं अभी अपनी इंडिया के नए आपके संजय जी मिले हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ द एसएसबी। एसएसबी का पूरा नाम क्या है? सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल आपको याद रखना, ठीक है। अब ये करता क्या है? द फोर्स गार्ड करता है इंडियाज बॉर्डर विद द नेपाल एंड द भूटान। इंडिया की जो नेपाल और भूटान को जो हमारी जो बॉर्डर लगती है, सीमा लगती है, वहां पर एक्चुअली आर्मी नहीं होती है, वहां पर कौन होता है? एसएसबी होता है, ठीक है। बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। अब एसएसबी के बारे में थोड़ा जाने, ठीक है। एसएसबी कम्स अंडर द एजिड ऑफ द मिलिट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसके अंडर में आती है? मिलिट्री ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द पार्ट ऑफ द सर्टेन आर्म फोर्स। CAPF का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। CAPF अलॉन्ग विद द 6 अदर सेंट्रल सिक्योरिटी। किसके साथ में? अपने इंडिया में और भी 6 क्या सेंट्रल सिक्योरिटीज है, ठीक है। कौन कौन से एक बार नाम फटाफट मैं आपको बता दूं। एक असम राइफल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, BSF का नाम सुना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नाम सुना होगा, CRPF इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, नहीं ये आपका CISF है और CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स है, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। सब मिला के कितनी है? 6, ठीक है। ये सब के सब किसके अंडर में आती है? CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बोला जाता है, ठीक है। और ये सब के सब किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके हेड कौन है, जिसके मंत्री कौन है? अमित शाह जी है, ठीक है। चलो, तो मैंने एसएसबी के साथ में बहुत सारी चीज़ें बता दी। अब एसएसबी कब बना था ये भी बता देता हूँ। सीमा सशस्त्र बल के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये एक स्पेशल सर्विस ब्यूरो मई 1963 में बनाया गया था, जब एक बार हमारा चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था। चाइना ने हमारे ऊपर 1962 में 1962 के अंदर चाइना ने हमारे पर हमला किया, तो उस समय में फील हुआ कि हमें स्पेसिफिक ये वाला जो पार्ट है, भूटान वाला है, नेपाल वाला पार्ट पे हमें नीड है अलग से और भी फोर्सेस का, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था? इट वॉज डिक्लेयर अ लीड इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर इंडो नेपाल इन द 2001 के अंदर। फिर बाद में क्या हो जाता है? 3 साल के बाद में 2004 के अंदर क्या हो जाता है कि उनको इंडो भूटान वाला भी बॉर्डर उनको दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये नेपाल और भूटान की बॉर्डर को सुरक्षित करने का कामकाज करता है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर ये जितनी भी जो डिफेंस फोर्सेस है CAPF वाली, अगर ये बढ़िया से काम करते हैं तो इनको प्रेसिडेंट अपने कलर्स देते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको ऑलरेडी कलर दे चुके हैं, मतलब एक सम्मान दिया जा रहा है। 2004 के अंदर SSB को प्रेसिडेंट्स कलर दिए गए थे, ठीक है। काफ़ी बढ़िया इनका बोल सकते, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर अच्छा इनका रोल है, ये ऐसे बोल सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसके 2-3 आपका फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स भी है। एक लखनऊ है, एक गुवाहाटी है, और एक पटना के अंदर। देखो कितना कुछ हमने जान लिया। हम वन लाइनर आपको नहीं पढ़ा रहे, जितनी डिटेलिंग हो सकती है, जितना आपके एग्जाम के साथ साथ में बोले बेसिक इतना तो पता होना चाहिए, वो मैं आपको सब कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये तो ये वाली बात हो गई। जैसे आपका एक बार बैंक का मेंस आ जाए, फिर उसमें हम क्या करेंगे, पूरे 6 महीने का, 4 महीने का, 2 महीने का, या मंथली बेसिस पे क्या करेंगे, 5-6 वीडियो बना देंगे, और पूरा का पूरा जो बैंकिंग वाली जो करंट अफेयर्स है वो स्पेसिफिक अलग से हम आपको कवर करवाएंगे। वो अभी नहीं करवा रहा हूँ, वो जैसे आपका मेंस का एक बार डेट आ जाएगा उस समय अपने अनाउंस करेंगे, राइट। अब ये जनरल, एक तो होता है भैया जनरल करंट अफेयर, ये जनरल करंट अफेयर में जाता है, ठीक है। और एक आपका आ जाएगा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल और बैंकिंग, आपके जो करंट अफेयर है वो अलग से किया जाएगा। अभी से करेंगे, हो सकता है भूल जाओ, तो उस समय अपने 6 महीने का पूरा एक साथ में कवर करा देंगे, ठीक है। तो ऐसे जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अब अपने बात करते हैं NCERT लॉन्चेस द बाल वाटिका TV एंड द दीक्षा, ठीक है, एंड दीक्षा 2.0 ऑन 65th फाउंडेशन डे, ठीक है। चलो, हाँ, क्या पढ़ रहे थे अपने? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT का नाम आपको एक बार बता देता हूँ, फुल फॉर्म क्या है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेलिब्रेटेड इट्स 65th फाउंडेशन डे ऑन द 1 सितंबर, ठीक है। 1 सितंबर किसका फाउंडेशन डे है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसके उपलक्ष्य में इन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिए, जैसे आपके सामने मैं बताऊं। सबसे पहला कौन सा इन्होंने लॉन्च किया है? बाल वाटिका, दिख रहा है ये वाला? यस, ये कलर दिख तो रहा है, ठीक है। बाल वाटिका PM ई-विद्या DTH, डायरेक्ट टू होम DTH का पूरा नाम है, चैनल नंबर 35 पे आता है। एम क्या है इसका, ठीक है, फ्री में ये दिखाया जाएगा। एम क्या है इसका? इनहेंसिंग द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी
अमंग द चिल्ड्रन जिनकी एज 3 से लेकर 6 साल की है, उन बच्चों के लिए स्पेसिफिक ये एक ऑडियो विजुअल कंटेंट दिया जाएगा टीचर्स और आंगनवाड़ी के वर्कर्स और पेरेंट्स के लिए। ठीक है, तो अच्छा है, फ्री में, आई होप इसको देखे लोग। ठीक है, और इसको फॉलो किया जाए। इतना सा हम खर्चा करते हैं क्योंकि ये सब ऐसा है कि न्यूज़ में ही रह जाता है। ठीक है, इसका जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, टू सपोर्ट इंक्लूसिव द एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या किया है, एक आपका है प्रशस्त 2.0 करके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ये क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, टू द अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ द चिल्ड्रन विद द 21 डिफरेंट टाइप ऑफ द डिसेबिलिटीज। तो ये डिसेबिलिटीज वाले जो बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक ये आपका एप्लीकेशन है। एक और चीज की है, अपग्रेड किया है, दीक्षा 2.0 प्लेटफॉर्म करके है। ठीक है, ऑफरिंग द स्ट्रक्चर्स लेसन अडेप्टिव असेसमेंट, परफॉर्म द फीडबैक एंड द एआई पावर फीचर लाइक द रीड अलाउड, क्लोज द कैप्शनिंग एंड द मल्टी लैंग्वेज टेक्स्ट ट्रांसलेशन इन द 12 लैंग्वेज। ठीक है, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में भी हमने बता दिया। ठीक है, चलो तो ये हो गया, काफी सही नाम है, काफी सही काम किया है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं आम्बेडकर। ये डॉक्टर आम्बेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड सेरेमनी 2025 की बात की जा रही है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपके लिए एक बढ़िया सी स्कीम भारत सरकार ने अनाउंस कर दी है, वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब या डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन जो किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, अब इसने क्या किया ये बताता हूँ। ये क्या क्या, अगर SC और ST वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर वो 10वीं और 12वीं जो बोर्ड्स पेपर होते हैं, अगर वो टॉप करते हैं, मेरिट में आते हैं, तो उनके लिए इनाम की राशि दी जाएगी। और इनाम भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है भैया, बड़ा अमाउंट है। ठीक है, अगर हाईएस्ट मार्क अगर क्लास में लेके आते हो तो 60,000 दिया जाएगा, सेकेंड हाईएस्ट है तो 50,000, थर्ड हाईएस्ट है तो 40,000। पैसा ही पैसा, क्या बात है। ठीक है, और यही बात, अगर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अंदर अगर कोई लड़की नहीं है, गर्ल नहीं है, तो गर्ल के लिए अलग से, अगर क्लास के अंदर जो गर्ल अगर SC और ST वाली बच्ची है तो उसको अलग से 60,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, 60,000। ठीक है, तो बहुत पैसा है हमारी सरकार के पास। ठीक है, आप देख सकते हो बढ़िया से पैसा बांटा जा रहा है। ओके, तो अच्छा है, इससे क्या रहेगा कि बच्चा और मेहनत करेगा इस अमाउंट के चक्कर में, और वो अच्छे से मेहनत करेगा और एक डेवलपमेंट होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं विक्रम 32 चिप की बात करते हैं। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर बोलते हैं ना, वो अभी तक क्या होता है, सेमीकंडक्टर हम कहीं ना कहीं से हम इंपोर्ट करते थे। अब इंडिया को पता ही है कि भैया, जिस इंडिया के सबको पता है, हर एक कंट्री सेमीकंडक्टर के ऊपर जो दूसरे कंट्री पर जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, जो निर्भरता है, उसको कम करके आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं। इंडिया की इस प्रोसेस के अंदर इंडिया ने क्या कर दिया है, इसके लिए विक्रम करके इन्होंने अपने क्या बनाया है, विक्रम 32 चिप करके एक सेमीकंडक्टर हमने बनाया। इस प्रकार से आपको ये दिखेगा सेमीकंडक्टर्स आपके सामने। ठीक है, ये रहा सेमीकंडक्टर, इतने छोटे से होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिजीनियस चिप इज हियर, इंडिया का पहला स्वदेशी चिप आपके सामने मैंने रख दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको किसने इनॉग्रेट किया है। मोदी जी ने किया है, न्यू दिल्ली में किया था। और जो मिनिस्टर्स कौन है, अश्विनी वैष्णव है। ओके, विक्रम 32 बीट प्रोसेसर चिप टू द PM मोदी एट सेमीकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस के अंदर ये अपने एक प्रकार से इसको इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया। सेमीकॉन इंडिया 2025 अब ये है क्या, सेमीकॉन के बारे में, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया का एक मिशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे बोलते हैं MeitY बोलते हैं। और MeitY के जो मिनिस्टर है वो कौन है, अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, और एंड सेम ही द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बॉडी, ये दोनों मिलके क्या करते हैं। ठीक है, ये जो सेमीकॉन है इसको क्या करते हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सेमीकॉन इंडिया। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो विक्रम के बारे में थोड़ा जानते हैं, किसने बनाया क्या है। ओके, द चिप हैज बीन डिजाइन्ड बाय द सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, डिजाइन किसने किया, ये रहा। ऑफ द, अब ये किसके, इसको ओन कौन करता है, सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी को इसरो करता है। ठीक है, तो इसरो का एक और हमारे लिए स्पेस के साथ में कंडक्टर पे, सेमीकंडक्टर के ऊपर ये काम कर रहा है। एंड इज द कंट्री फर्स्ट फुल्ली मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है।
ठीक है। द प्रोसेसर इज इन एडवांसमेंट ओवर द विक्रम से 1601 60 बिट, मतलब ये कहीं 16 से ऑफकोर्स 32 है तो वो तो ज़्यादा इंप्रेसिव होगा ही, ठीक है। पर देखा जाए चलो ठीक है, मगर मैं जिस हिसाब से मैंने इसके और फीचर्स वगैरह पढ़े जो भी आपके लिए इतना कोई खास काम के नहीं है, बहुत बेसिक सेमीकंडक्टर है, मगर कहीं ना कहीं शुरुआत तो होती है ना, शुरुआत हो जाए, आप एक स्टेप लोगे तभी तो जाके आप दूसरा तीसरा आपको लेने आएगा, ठीक है। तो बेसिक सेमीकंडक्टर है बट तो भी पॉजिटिव न्यूज़ आप बोल सकते हैं। और ये सेमीकंडक्टर कहाँ पर पैकेजिंग और फैब्रिकेटेड होंगे, तो मोहाली में होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर का हब इन्होंने कहाँ में डाला है, पंजाब के अंदर जो मोहाली है वहाँ पर इन्होंने ये फैसिलिटी डाली है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रत्यांशु की बात करते हैं। ओके सर, प्रत्यांशु नहीं, ओके प्रातुष टेलीस्कोप की बात करते हैं। टेलीस्कोप का काम क्या रहता है आपको पता ही है, टेलीस्कोप जाते हैं स्पेस के अंदर, वहाँ पर जो जिस ग्रह पर इसका जो टारगेट है उसको वो उसके बाकी एक्टिविटीज़ है उसको रिकॉर्ड करता है, और साइंटिस्ट वगैरह उसके ऊपर कामकाज करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालने का कामकाज करता है, ये होता है टेलीस्कोप का कामकाज, ठीक है। इसका पूरा नाम एक बार देखें तो प्रॉबिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन करके है ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिंगल फॉर्म द हाइड्रोजन की बात करते हैं। द फर्स्ट ऑफ इस काइंड प्रपोज द फ्यूचर रेडियोमीटर है इन द लूनर ऑर्बिट। लूनर ऑर्बिट इज अ रेडियो टेलीस्कोप टू बी द पोजिशन ऑन द मून फार साइड, ठीक है। लूनर जैसे भी आ गया समझ जाने का, मून के जो सरफेस है उस पर कहीं सरफेस तो नहीं रहेगा, उसके जो ऑर्बिट के ऊपर कामकाज करेगा, फार साइड पे ये काम करेगा, ठीक है। चलो तो इसका नाम आप याद रखना, ओके। अब एक योजना आपके सामने है, कौन सी योजना है ये, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY, ठीक है। न्यूज अभी क्या है ये एक बार बता दो, क्यों ये न्यूज में है वो बता देता हूं। न्यूज क्या है, द सेंटर इज रिव्यू करने वाला है द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टू कट, सब्सिडी कट करेगा कॉस्ट फॉर रिमूविंग द इन एलिजिबल बेनिफिशियरी। इसमें क्या, जो अगर एलिजिबल जो बेनिफिशियरी है अगर उनको बेनिफिट हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर जो एलिजिबल नहीं है वो इसके बेनिफिट लेने का कामकाज कर रहे हैं। और इसके लिए कितना खर्चा आ रहा है वो बता रहा हूँ, ठीक है। हर साल 2 लाख करोड़ का एक्सपेंस आ रहा है, ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो ये अब क्या सब्सिडी वो कट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कब था इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ, स्कीम के बारे में थोड़ा अपने देख लेते हैं। अब फ्री फूड ग्रेन, आपको पता है अगर आप गांव में वगैरह तो फ्री में आपको फूड ग्रेन से जैसे गेहूं हो गया, राइस हो गया, ये सब आपको मिलता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आप आते हो तो ही, ठीक है। फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है। तो एक्ट भी इधर मैंने आपके लिए बता दिया है। अब इसमें क्या होता है देखो, प्रोवाइड द राइस व्हीट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एलिजिबल हाउस होल्ड थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, सीधा ही आप मतलब बांट दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये लॉन्च कब हुआ था ये बताते हैं, 2020 के अंदर जब कोविड चला था, उस समय लोगों के खाने के पीने के तो क्या खाने के वांदे थे, ठीक है। मिनिस्ट्री की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, किसके कौन सी मिनिस्ट्री लगती है, ठीक है। तो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। एम क्या है, जो पुअर जो क्राइसिस के अंदर थे उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का मेन इसका कामकाज है, ओके। चलो अब क्या बोले कि कोविड के पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी, नहीं इसके पहले थी, ठीक है, वो थोड़ा बताते हैं। इसके पहले थी योजना, ओके। NFSA 2013 में आई थी, गिव द लीगल राइट टू सब्सिडाइज ग्रेन्स, 35 kg हाउस होल्ड अंत्योदय अन्न योजना करके योजना थी, और एक थी आपकी और 5 kg पर्सन प्रायोरिटी हाउस होल्ड के लिए थी। अब क्या होता है, ठीक है, जो ये अन्न योजना है ना, ये होती है 2020 के अंदर, इसमें जो फ्री ग्रेन्स वगैरह देने का कामकाज करते हैं, और ये 2023 तक चलता है, ठीक है। अब होता क्या, ये ऑलरेडी जो NFSA जो योजना है ना, ये और ये दोनों क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, और मर्ज होने के बाद में रीनेम एज इंटीग्रेटेड PMGKY कर दिया, ठीक है। और क्या बोल दिया, मेकिंग ऑल NFSA ग्रेन्स फ्री टिल द 2028 तक, सबके सब जो ये NFSA वाले हैं ना, इनको सबको फ्री ग्रेन्स दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि क्या एक्ट था, पहले कौन सी योजना थी, ठीक है, अब मर्ज हो गया उसका क्या नाम रखा गया है, क्या बेनिफिट रहेगा, सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो युद्ध अभ्यास बहुत पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यही कि
कौन से दो कंट्री के बीच में युद्ध अभ्यास नाम की एक्सरसाइज होती है? तो आपका आंसर रहेगा इंडिया एंड यूएसए। और इसमें क्या है, अल्टरनेट, एक बार इंडिया में होगी, एक बार यूएसए में होगी, एक बार इंडिया में होगी, एक बार यूएसए में होगी। और अब की बार वाली 2025 वाली यूएसए के अलास्का रीजन के अंदर ये एक्सरसाइज हेल्ड हो चुकी है। ये मैं आपके सामने रखा हुआ है। आर्मी कंटिजेंट डिपार्ट फ्रॉम द इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, यही मेन हमारे लिए है। 1 से लेकर 14 सितंबर तक की एक्सरसाइज थी, वो खत्म हो चुकी है और अलास्का रीजन के अंदर हुई। फोकस क्या करता है ये? जॉइंट ट्रेनिंग, काउंटर टेररिज्म, पीस कीपिंग एंड हाई एल्टीट्यूड आपका ये वॉरफेयर के अंदर रहता है। ठीक है, इंडिया की तरफ से कौन से रेजिमेंट वाले गए थे? मद्रास रेजिमेंट सोल्जर, आपको याद रखना। चाइना की तरफ से आपके बॉबकैट था, हमारे लिए कोई खास काम का नहीं है। ठीक है, चलो यस, काफ़ी प्यारी प्यारी न्यूज़ है। मुझे भी एक्चुअली पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है और मोस्ट टाइम पे लगती है ये। ठीक है, चाहे स्पोर्ट्स से हो, चाहे मिलिट्री की हो, चाहे इकोनॉमिक वाली हो। ठीक है, वेट अ मोमेंट, एक स्टेट से न्यूज़ आई, तब तक आप उसको रीड करो। पानी पिया जाए यार। यस, उत्तराखंड की बात की जा रही है। ठीक है, उत्तराखंड रिजर्व द 10% जॉब्स फॉर द रिटायर अग्निवीर इन यूनिफॉर्म पोस्ट। ठीक है, देखो अग्निवीर के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, जो डिफेंस फोर्सेस के अंदर 4 ईयर के लिए सोल्जर, सैनिक के फॉर्म के हम लोग क्या करते हैं, हायरिंग करते थे। जब भी अग्निवीर करते थे, क्या करते हैं, जब भी अग्निवीर आया तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, अल्टीमेट वो स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी ऐसा है कि आप 4 साल की अग्निवीर के लिए जो सोल्जर्स है वो हायर होते हैं, 4 साल की सर्विस देने के बाद उनकी सर्विस हो गई, उनको जो कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स वगैरह दे दिए जाते हैं। फिर बाद में अब क्या कर दिया है कि बहुत सारे स्टेट के अंदर उनके लिए फिक्स रिजर्वेशन कर दिया है कि भैया अगर आप अग्निवीर हो और कोई जैसे पुलिस की कोई भर्ती निकाल ली, राइट, क्योंकि इसमें क्या बोला वो पता है, यूनिफॉर्म पोस्ट की। भाई यूनिफॉर्म के अंदर मतलब ये पुलिस वाली हो गया तो एक यूनिफॉर्म पोस्ट की तो है। ठीक है, तो 10% तो अग्निवीर से ही लिया जाएगा, ये फिक्स है। तो कहीं ना कहीं अच्छा है जो अग्निवीर वाले जो 4 साल के बाद में फिर से वो एक जीरो पे आ जाते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब ये क्या है, कब से ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लागू कर दिया, इशू कर दिया है? सितंबर 1 2025 से 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ठीक है, फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द रिटायर अग्निवीर इन द स्टेट। डायरेक्ट ही उनको क्या है, रिक्रूट कर दिया जाएगा, हायर किया जाएगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, ग्रुप सी के अंदर। ठीक है, और इसके लिए कंपलसरी सिंपल स्टेट पॉलिसी है, तो व्यक्ति है वो कहाँ का होना जरूरी है, उस स्टेट का इधर उत्तराखंड से होना जरूरी है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, रिजर्वेशन की जैसे बात हो रही है कि सबके लिए हो गया। ऐसा नहीं होगा कि ये तो 10% कर दिया, अब 10% में ऐसा नहीं किया जाएगा कि 3% है वो SC होगा, 2% है वो ST होगा और 2% है वो आपकी गर्ल्स वाला होगा। ऐसे नहीं, हॉरिजॉन्टल में सबके लिए वो रिजर्व्ड है। ठीक है, 10% लेने, चाहे वो जनरल का व्यक्ति हो, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, सबको, उसे हॉरिजॉन्टल आपका रिजर्वेशन बोला जाता है। चलो फिर आपके नेक्स्ट हम आगे बात करें। ठीक है, द अग्निवीर विल आल्सो द एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द फिजिकल एफिशिएंसी। उनको जो एक्चुअली जो पुलिस के जब पेपर्स होते हैं तो आप फिजिकल भागना पड़ता है, रनिंग करनी पड़ती है, कूदना पड़ता है, तो उनके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उनको डायरेक्ट हायर किया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एंड दे विल आल्सो गिवन द रिलैक्सेशन इन द मैक्सिमम एज रिलीज। एज जो लिमिट है उसके अंदर भी उनको क्या है, कई बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या उत्तराखंड ऐसा पहला है? नहीं, और भी स्टेट्स है, उनकी लिस्ट आपके सामने है। चाहे हरियाणा की बात करें, हरियाणा बोलता है कि 20%, उत्तराखंड ने तो 10 बोला है ना, हरियाणा 20% दे रहा है, यूपी बोल रहा है 20% हम देंगे। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश ने भी दिए रखा है, छत्तीसगढ़ ने भी दे रखा है, राजस्थान ने भी है, उड़ीसा। ओवरऑल हम एक चीज़ पैटर्न नोट करें तो जहाँ जहाँ बीजेपी का रूल है वहाँ पर स्टेट्स में इन्होंने इस प्रकार का चीज़ों को उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। करेक्ट है, चलो अब जैसे इंडिया ने अपने खुद की डिजिटल करेंसी आने वाली, इसे बोलते हैं CBDC बोला जा रहा है, सेंट्रली बैक्ड डिजिटल करेंसी। ठीक है, जल्दी आप और हम इसको यूज़ करेंगे। वैसे जापान ने भी अपना क्या डिजिटल येन है वो अनाउंस कर दिया है। ठीक है, कि वो बहुत ही जल्दी फ्यूचर के अंदर क्या डिजिटल येन है, ठीक है, जो फिस्कल 2026 तक हम क्या कर देंगे, वो लॉन्च कर देंगे।
ठीक है, यही बोला है। ठीक है, अब ये क्या होता है, डिजिटल येन भी क्या है या फिर सीबीडीसी क्या है, थोड़ा मैं आपको बताऊं तो ये क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा सेफर है, फास्टर है, और ये बैक्ड होगा सेंट्रली बैंक के उसे बैक करेगा सेंट्रली बैंक और सेंट्रली बैंक एंड गवर्नमेंट, सेंट्रली जो गवर्नमेंट है वो। ठीक है, तो इज जापान पोस्ट बैंक, जापान पोस्ट जैसे अपनी इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे जापान पोस्ट बैंक वर्जन ऑफ द डिजिटल कैश, सेफर देन द क्रिप्टो, फास्टर देन द नॉर्मल बैंकिंग एंड द लॉन्चिंग बाय द 2026। कितना यार वर्ड देखो, ठीक, कितना शॉर्ट और सिंपल वे में बता दिया है। ठीक है, और ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, ब्लॉकचेन बेस्ड डिपॉजिट करेंसी स्कीम पे चलेगा। ठीक है, चलो फिर भारत के बारे में, नहीं भारत नहीं, ये भारतीय इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा हम जाने। और क्या बोला हुआ है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे बोलता जाता है ईपीडा बोला जाता है, APEDA। इसने लॉन्च किया है भारतीय इनिशिएटिव। इसके अंदर क्या रहेगा, सपोर्ट द 100 एग्री फूड स्टार्टअप एंड द टारगेट $50 बिलियन एग्री फूड एक्सपोर्ट बाय 2030। तो अच्छा है, भारतीय का काम, मेन कामकाज क्या है, जो एग्री स्टार्टअप होते हैं उनको फंडिंग करने का कामकाज करेगा, और टारगेट कर रहा है 2030 तक कि हम $50 बिलियन के एग्री फूड एक्सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट, मतलब 2030 तक। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर के अपने इंडिया के अंदर बूस्ट करेगा सेक्टर को, फोस्टर इनोवेशन इन द एग्री फूड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग एंड द लॉजिस्टिक। ठीक है, भारतीय स्टैंडर्ड, इसका भारतीय का पूरा नाम एक बार जाने, भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलेंस एडवांसमेंट एंड इम्बिक्यूट, आपका रहेगा इंक्यूबेशन फॉर द एक्सपोर्ट इम्प्लीमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, चलो एक आइडिया लग गया है, जो हम जो चाहते हैं, बस ये पहली लाइन है, पहला जो पैरा है वो हमारे लिए ज़्यादा काम का। ये 100 एग्री फूड स्टार्टअप और 50 बिलियन का हमारा एक टारगेट रखा हुआ है 2030 तक। ठीक है, वो याद रखना। चलो अब जीएसटी की बात करते हैं आज। ठीक है, तो जीएसटी 22 सितंबर को क्या हुआ, जीएसटी का नया स्ट्रक्चर है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, जिसे बोलते हैं जीएसटी 2.0, नवरात्रि के पहले दिन के ही। ठीक है, 2 स्लैब, पहले 4 स्लैब से 4 स्लैब को उन्होंने काट के कितने कर दिए, 2 कर दिए हैं। ठीक है, आपके सामने आइटम भी रख दी है, कहाँ थे और कहाँ है, 18 से 5 पे आ गए हैं, और कुछ आपका क्या रहेगा 28 से 18 पे आ गए। तो पहले एक्चुअली 4 स्लैब थे। ठीक है, एक तो 5 है, 5 है, फिर 12 है, फिर 18 है, और फिर आपका रहेगा 28। ठीक है, ये 4 स्लैब थे। अब क्या कर दिया इन्होंने कि काम करते हैं ना, हमें ना 12 और 28 को हटा दिया, एक 5 वाला है, एक 18 वाला है, बस ये 2 स्लैब कर दिए। ठीक है, तो 12 वाले जो और मेजोरिटी 18 वाले हैं ना, ये सब के सब 5 में चले गए, और 28 वाला कहाँ पे 18 पे डाल दिया। बस ये मैंने कंक्लूड बहुत आसान भाषा में पहले ही बता दिया। अब मैं पढ़ के बताता हूँ कि ये कौन डिसाइड करता है, किसने किया है। बोले सेंट्रल करता होगा, नहीं, उसके लिए काउंसिल बैठी हुई है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर होते हैं, इसे बोलते हैं जीएसटी काउंसिल बोला जाता है। इसकी 56 नंबर की मीटिंग हुई थी, इसमें नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स किए गए हैं। ठीक है, और वही आज से इंप्लीमेंट हो रहा है नवरात्रि फेस्टिवल के अंदर, पहला ही। ठीक है, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर कर दिया है। तो इसके अंदर 2 आपके स्टैंडर्ड, एक तो आपका रहेगा एसेंशियल कैटेगरी रहेगी जिसके अंदर 5% लगेगा, एक आपका स्टैंडर्ड रेट रहेगा उसके अंदर आपका 18। ठीक है, एक तो एसेंशियल मतलब ज़रूरी है 5% वाला, और एक आपका रहेगा स्टैंडर्ड जो 18% वाला है। और इसके अलावा एक 40% का स्लैब और बनाया है, वो उसके लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। स्पेशल 40% स्लैब विल कवर द सुपर लग्जरी एंड सीन गुड। सीन गुड आपको पता है, सीन मतलब पाप, जो पापी है। ठीक है, किस प्रकार के पापी है, अगर आप टोबैको को ले रहे हो, ठीक है, लार्ज कार है, ठीक है, ड्रिंक्स है कार्बोनेटेड वाले, तो ये सब लग्जरी के अंदर जाता है। ठीक है, तो आपके पास एक्सेस मनी है तो आपसे 40% है वो रिकवर किया जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, इसको आप जूम करके एक बार आप देख लेना कि ये सब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे हेयर ऑयल शैम्पू है, पहले 18 में आता था, अब 5 में आ जाएगा। थर्मोमीटर पहले 18 में आता था, अब 5 में आ जाएगा। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस और जो हेल्थ है उसके ऊपर 18% लगता था, अब उसको नील कर दिया है। एयर कंडीशन पे 28% लगता था, ठीक है, अब वो 18 कर दिया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने जो मेन आइटम्स है वो सब की सब मैंने आपके सामने रख ली है। आप शांति से उस चीज़ को खुद देखो। ठीक है,
चलो, तो ये डेटा मैंने आपके सामने रख दिया है, हर एक चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ओनली एक ओवरऑल ऊपर से आइडिया लोगे तो भी चल जाएगा। चलो, अब देखो पूरा का पूरा आपके सामने इमेज रखी हुई है, चाहे वो सेव बीइंग ऑन द डेली एसेंशियल्स, चाहे वो आपके जो नमकीन रहते हैं, भुजिया रहती है, डेयरी वाले प्रोडक्ट है, बटर वाले हैं, ये सब के सब किस में चले जाएंगे, खाने पीने के आइटम है वो सब 5% पे चली जाएगी, 5% पे चले जाएगा। ओके, और रिलीफ इन द हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे पहला अगर बात करते हैं मोस्ट टाइम पे इंडिविजुअल हेल्थ एंड द लाइफ इंश्योरेंस है, उसके ऊपर पहले 18% लगता था, अब कितना लगेगा, नील। तो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स है वो काफ़ी सस्ते हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे, अच्छी बात है वैसे, ठीक है। और यस, मेडिकल की जो ऑक्सीजन्स वगैरह है वो 12 से 18 पे आगे है, 18 से 5 पे भी आगे। अफोर्डेबल एजुकेशन में देख रहे हैं तो एजुकेशन में मैप्स है, चार्ट है, ग्लोब है, पेंसिल है, शॉर्पनर है, ठीक है, इरेजर है, सब के सब पहले 12, 15, 18 लगते थे, ठीक है, 5, 12 लगते थे, अब सब में क्या कर दिया, 0 कर दिया, नील गया। अरे भयंकर बेचो तुम, ठीक है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि जो फार्मर के और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, जो पहले से ट्रैक्टर हो गया, टायर्स हो गए, पार्ट्स हो गए, इरिगेशन के जो अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो सब 12-18 पे आते थे, अब वो सब के सब 5 पे आ जाएंगे, सब के सब 5 के ऊपर, हटो यार, 5 पे आ जाएंगे, ठीक है। ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो ये मोस्टली आप देखोगे मोटरसाइकिल्स वगैरह वो सब के सब 28% पे आते थे, अब 18 पे बैठ गए, चाहे वो गाड़ियाँ हो, चाहे वो मोटरसाइकिल्स हो, चाहे 350 सीसी से बिलो वाली हो, ठीक है, ये सब के सब किस पर चली जाएगी, आपकी, ठीक है, 18% पे। इलेक्ट्रॉनिक के एप्लीकेशंस पे देखते हैं, चाहे डिश वॉशर मशीन है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, एयर कंडीशनर है, ये सब के सब 28% पे पहले लगता था, अभी कितना है, 18%, ठीक है। तो काफ़ी सस्ता हो जाएगा। एसी आप देखो, लोग अब बढ़िया से ठंडी ठंडी हवा खा पाएंगे, ठीक है, सीधा 10% आपको बेनिफिट होगा अमाउंट के अंदर। चलो, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, क्या है, इंडिया का पहला वर्चुअल, ठीक है, कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च इन असम। याद रखना, वल्चर क्या रहता है आप देख सकते हो, गिद्ध जिसे बोलते हैं, फोटो के अंदर आप देख सकते हो, अपने रखा है आपके सामने। इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल, नेम उसका नाम है द वल्चर नेटवर्क, हैज ऑफिशियली बीन लॉन्च इन द असम, डेवलप्ड बाय द वी फाउंडेशन इंडिया इन कोलैबोरेशन किया विद गुवाहाटी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जियोलॉजी। द पोर्टल वाज इनेबल्ड ऑन सितंबर 2, 2025 अहेड ऑफ द इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, ठीक है। तो असम आपको याद रखना है, बाकी सब चीज़ें तो ठीक ठाक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे अगर हम चले तो कौन सा है, 5 सितंबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा दिन मनाया जाता है, उसका नाम है, ठीक है, इंडियाज़ टीचर डे, ठीक है। अब क्यों मनाते हैं आपको पता ही होगा, तो भी मैं इसका इतिहास आपको बताने वाला हूँ। किसी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, किसी की मतलब किसकी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो अपने इंडिया के दूसरे नंबर के 2nd वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। चलो, अब इनके नाम पे क्यों, क्योंकि एक प्रकार से आपका ये एजुकेशनिस्ट थे, ओके। और इन्होंने, इनका थोड़ी बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर एज ए प्रोफेसर उन्होंने कामकाज किया हुआ है। इन्होंने इंडिया को और भी सर्विस दी हुई है, जैसे इन्होंने इंडिया की से एम्बेसडर थे टू द सोवियत यूनियन, एक टर्म भी हमारे सामने, 3 साल का उन्होंने वहाँ पर कार्यभार संभाला, और इंडिया के 10 साल तक ये क्या बने हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं 1952 से लेकर 1962 तक, और प्रेसिडेंट भी बने हैं। प्रेसिडेंट भी देखो कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे ये, वाइस प्रेसिडेंट बने, सोवियत यूनियन के एम्बेसडर बने, ठीक है, ऑक्सफोर्ड में उन्होंने काम किया हुआ है, और इंडिया के प्रेसिडेंट 1962 से लेकर 1967 तक इन्होंने 5 साल तक ये भी देखा, तो 15 साल तक अपने इंडिया की टॉप जो पोस्ट रहती है वहाँ पर उन्होंने सर्व किया है, ठीक है। आपका वर्क उनकी बात करते हैं हम तो उन्होंने ये अलग अलग, इनकी एक बुक है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। इनको अवार्ड्स बहुत सारे मिले हैं। हमारे लिए अवार्ड देखा जाए तो भारत रत्न 1954 के अंदर इंडिया का हाईएस्ट जो अवार्ड है वो उनको मिला हुआ है, और नाइटहुड जो यूके का हाईएस्ट अवार्ड है वो भी इनको मिला हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। अब आपके सामने एक मैंने लिस्ट रखी है कि उनको कौन कौन से अवार्ड मिले, जिससे आप, अरे कहाँ चला गया, क्या चला गया क्या, वो लगता है स्लाइड ही हमारी कैंसिल हो गई, ठीक है। बाकी इनको बहुत सारे अवार्ड वगैरह मिले हुए, ठीक है। एक लिस्ट थी वो चली गई, आई थिंक ऊपर नीचे हो गई होगी, चलेगा, हटा देते हैं। अब अपनी बात करते हैं, असम का एक बोडोलैंड है,
ठीक है, ये फर्स्ट ट्राइबल काउंसिल टू डिजिटाइज द लैंड रिकॉर्ड के अंदर जितने भी एक्चुअली जो लैंड के रिकॉर्ड्स रहते हैं ना, अभी तक इसके पहले कैसे होता था, ठीक है, जो मामलादार की ऑफिस होती है, तहसीलदार की जो ऑफिस होती है, वहाँ पर डेटा और उसके जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर फॉर्म के मतलब पूरा फाइल के फॉर्म में रहता है। मगर अभी क्या अगर धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या डिजिटल होती जा रही है, ठीक है, तो आपको बोडोलैंड की बात करते हैं, ये फर्स्ट ट्राइबल काउंसिल टू डिजिटाइज द लैंड रिकॉर्ड के अंदर हो चुका, इन्होंने कर दिया है, ठीक है। अब कौन सा शेड्यूल लगता है वो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो ये तो 6 शेड्यूल के अंदर आता है, एटीएम स्क्वायर अगर आपको पता हो तो, असम है, ठीक है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर नहीं आता, मेघालय और ये दोनों आते हैं, ठीक है, ये काउंसिल के अंदर है और ये फुल्ली डिजिटाइज ट्राइबल फुल्ली ऑल इट्स लैंड रिकॉर्ड्स एंड इंट्रोड्यूस अ मॉडर्न ई ऑफिस सिस्टम फॉर सिमलेस लैंड रिकॉर्ड land governance. This is the first among all the northeast autonomous council, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखा जाए, बाकी देखो बाकी जगह तो जो धीरे धीरे लैंड रिकॉर्ड्स है वो क्या से हो गए, ऑनलाइन कन्वर्ट हो गए, ठीक है, मगर अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में तो ये पहली काउंसिल है, तो ये आपको याद रखना है, ओके। महाराष्ट्र ने अप्रूव किया एक बिल, अप्रूव द लॉन्गर वर्किंग आवर्स इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में और अगर काम करवाना हो तो उसके लिए एक बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, ठीक है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने। इसके अंदर क्या है वो थोड़ा बता दो। अप्रूवल टू अमेंडमेंट टू इंक्रीज द डेली वर्किंग आवर्स शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम द 9 to 10 आवर, ठीक है, शॉप्स का जो टाइम है उन्होंने क्या कर दिया है, अब बढ़ा दिया है, 9 से लेकर 10 घंटे तक कर लिया है, ठीक है। और जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनका कितना टाइम कर दिया, पहले 9 था, अब कितना कर दिया, 12 कर दिया, ठीक है, तो 12 आवर तक फैक्ट्रीज वगैरह काम करेंगी। अब बोले सर कई बार वो शॉप्स तो यार वो तो 9-10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा भी खुली रहती है, वो देखा जाए तो लीगल ही नहीं है, ठीक है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जैसे अपनी सिटी के अंदर जैसे 12 बजे कोई अगर अपना गल्ला चला रहा है या कोई ऐसे रेडी लगा के बैठा है तो पुलिस वाले आते बोलते बंद करो चलो निकलो, क्यों बोल रहे हैं, राइट, क्यों, परमिशन नहीं है, राइट, ओके। वो एक बोल रहा है इतने टाइम तक ये आपको करना है, इससे किसी प्रकार का कोई क्राइम वगैरह ना हो और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वो एक अमेंडमेंट के थ्रू आता है, एक बिल के थ्रू आता है। द स्टेट प्लान टू द अमेंड द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2017 टू इम्प्लीमेंट दिस द चेंज। तो उन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए इन दोनों के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा कि सबसे पहले जो ओवर टाइम करवाएगा उस एम्प्लॉय से, तो उसके लिए उसे क्या पैसा दिया जाएगा ओवर टाइम का डबल, ठीक है। जैसे मान लेते उसके ओवर का चार्ज है भैया 100 रुपया, तो अगर उसने 1 घंटा ओवर टाइम किया तो उसे 200 रुपया दिया जाएगा, ये होता है चार्ज, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने एक्ट में लिखा हुआ है। एम्प्लॉय मस्ट ऑब्टेन द रिटन कंसेंट फॉर द एक्सटेंडेड आवर, ठीक है, एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉयर मस्ट ऑब्टेन द रिटन, एक्चुअली उसको रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा आवर्स वो काम कर रहा है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। वर्कर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड एंड शेड्यूल प्रॉपर्टी टू इंश्योर द रेस्ट एंड द कंप्लायंस, ठीक है। वर्कर को उसको प्रॉपर्टी एक प्रकार से एक फैसिलिटी रेस्ट करने के लिए कंप्लायंस के लिए दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा भैया 12 घंटे की नौकरी तो 12 घंटे खींचो मारो, ऐसे नहीं होगा। According to the government, the move is expected to the facilitate ease of the doing business, ठीक है, attract new investment, promote the job creation and overall ये सब हमें ये सब बेनिफिट होंगे। चलो नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने है, यूपी उत्तर प्रदेश से न्यूज आई है। क्या न्यूज बोल रही है, योगी है जो आपके यूपी के सीएम है, वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने वेट कुछ यूपी सीएम लॉन्चेस द समर्थ उत्तर प्रदेश कैंपेन टू द क्राउड सोर्स आइडियाज फॉर द विजन 2047, ठीक है। क्राउड सोर्स की बात की जा रही है इन्होंने, ये विजन 2047 का रखा हुआ है कि इसके अंदर विकसित उत्तर प्रदेश, इंडिया का भी तो एक है विकसित भारत का 2047 तक। तो यूपी वालों ने भी क्या कर दिया कि वैसे भी देखो यूपी इतना बड़ा है, ठीक है, अगर यूपी अगर विकसित हो जाता तो इंडिया ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं विकसित हो ही जाएगा, ठीक है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च द समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 campaign in the Lucknow urging citizen to help save the state vision document for the 2047, ठीक है। तो यही है। अब इसमें के अंदर क्या बोला हुआ है, इस कैंपेन में क्या होगा वो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। एक पोर्टल इन्होंने ओपन किया है और पीपल को बोला है अलाउ द पीपल टू सबमिट द सजेशन, दो आप कि
ऑन द 12 प्रायोरिटी सेक्टर्स, ठीक है, फॉर्म बाय एग्रीकल्चर, हेल्थ टू एजुकेशन, इंडस्ट्री, आईटी, इंफ्रा, टूरिज्म, सोशल वेलफेयर, सिक्योरिटी, ग्लोबल गवर्नेंस, इन सब पे इनसे सजेशन लिए जा रहे हैं, ठीक है, कि हम और कैसे बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हैं। थीम भी है इनकी, वो मैं बताता हूँ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इनोवेशन एंड आपका रहेगा वाइटलिटी के ऊपर, ठीक है। तो अच्छा है, यस, हमारे लिए अच्छा है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है, मोदी जी और सिंगापुर के जो पीएम है लॉरेंस करके, वॉन्ग टू द वर्चुअली एन्यूग्रेट, उन्होंने मतलब एक प्रकार से जूम कॉल और जो वर्चुअली इन्होंने क्या है एन्यूग्रेट किया है JN जवाहरलाल नेहरू पोर्ट PSA मतलब आपका रहता है PSA का पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी, मुंबई टर्मिनल फेज सेकंड का इन्होंने इस दोनों ने पार्टनरशिप में एक प्रकार से इसको एन्यूग्रेट कर दिया है। PSA के बारे में जाने तो ये जो PSA इज 100% रिन्यूएबल एनर्जी टर्मिनल है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट विद द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरियर कंप्लायंट विद द 4.8 MN TEU हैंडलिंग कैपेसिटी। आपको पता है ये टर्मिनल क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे जहाज आते हैं और वहाँ से उनका माल सामान है वो मतलब अंदर रखा जाता है और उसे उतारा जाता है, वो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी टर्मिनल है। PSA के बारे में थोड़ा हम जाने तो PSA का पूरा नाम है पोर्ट ऑफ द सिंगापुर अथॉरिटी, सिंगापुर गवर्नमेंट लिंक्ड ग्लोबल पोर्ट ऑपरेटर है ये, ठीक है। अब इंडिया और सिंगापुर के थोड़े डिप्लोमेटिक रिलेशन में आपको थोड़ा इतिहास में लेके जाता हूँ। इंडिया वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, पहला कंट्रीज था, ठीक है, जिसके सिंगापुर जब भी आज़ाद हुआ था तो हमने एक डिप्लोमेटिक रिलेशन 1965 में इनके साथ बना दिए थे, तो काफ़ी इनके पुराने पार्टनर हैं। कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हमने 2005 के अंदर ही उनके साथ कर दिया था, ठीक है। 2015 में उसको कंप्रिहेंसिव से हमने उसको बढ़ा के उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, विच फर्दर एलिवेटेड टू द कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2024। अभी का इंडिया और सिंगापुर का कैसा रिलेशन है वो बताता हूँ। एक्चुअली इंडिया क्या करता है पता है, हर कंट्री के साथ कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है, ठीक है, और वो कैटेगरी के अंदर अलग अलग कंट्रीज को रखता है, ठीक है, और उसके बेस पे बताया जाता है कि हाँ कि हमारे उसके साथ किस प्रकार के रिलेशन है। तो पहले जो हमारा था वो कैसा था, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, उससे कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर, और उसको कन्वर्ट करके अभी का जो स्टेटस है वो कौन सा है, कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2024। तो काफ़ी हेल्दी रिलेशन है हमारे सिंगापुर के साथ में, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और हम जब ट्रेड की बात करते हैं सिंगापुर के साथ में वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो भैया काहे नहीं चल रहे हम, ठीक है, ट्रेड की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ट्रेड है, ठीक है, सिंगापुर इज द इंडिया 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है 23-24 का, विथ शेयर ऑफ द 3.2% ऑफ द, और ओवरऑल जब इंडिया और सिंगापुर जब ट्रेड करते हैं तो इंडिया इंपोर्टर है, नेट इंपोर्टर, हम ज़्यादा, हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है, हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया, इट इज़ द इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन द आसियान, इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम सिंगापुर के साथ में कुछ डिफेंस कोऑपरेशन भी है हमारी, जैसे एक्साइज अग्नि वॉरियर करके होती है, सिंगापुर की आर्मी और हमारी आर्मी दोनों साथ में मिलकर करते हैं, और एक सिम्बेक्स है वो इंडिया, वहाँ की नेवी और हमारी नेवी के बीच में होता है। तो ये भी बच्चों पूछा जा सकता है सिम्बेक्स के बारे में, और एक्साइज अग्नि, ठीक है, इंडिया और सिंगापुर आप याद रखना, ठीक है। अगर देखते हैं अगर सिंगापुर में कितने हमारे लोग रह रहे, इंडियंस रह रहे, तो 9%, अच्छा खासा नंबर है, अच्छा परसेंटेज है, ठीक है। और सिंगापुर के अंदर ऐसा है जो तमिल ही है, ठीक है, वो 4थे नंबर की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। चलो, तो बाकी करेंसी है वो उनकी सिंगापुर डॉलर है, बाकी प्रेसिडेंट है, PM वगैरह आप देख लीजिएगा, सब आपके सामने स्टेटिक इंफॉर्मेशन रखी है। कितना डिटेल में अपने जा रहे हैं देख सकते हो आप, बहुत मेहनत लग रही है अभी, ओके। कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1500 करोड़ के इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट द क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इन द कंट्री, ठीक है। तो कैबिनेट कितना पैसा लगा रहा है, 1500 करोड़, ठीक है, इंसेंटिव स्कीम है ये, जिससे क्या हो, क्रिटिकल जो मिनरल रिसाइकलिंग है, मिनरल्स हैं उनका रिसाइकलिंग अच्छे से हो पाए, ठीक है, ये है, ओके।
to promote the recycling of the e-waste and the battery waste for the extraction of the critical mineral। ये आपको मेन याद रखना है। द स्कीम फॉल अंडर द, किसके अंदर में आती है? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन विल रन फॉर द 6 ईयर फ्रॉम द 2025 से लेकर 2030 तक, ये 6 साल तक ये चलने वाली है। ठीक है, 6 साल वगैरह बाकी सब इसके अंदर है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ो भैया, काहे नहीं बढ़ते, कितना खर्चा आएगा, कितना देखो मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खर्चा आपके हमारे सामने आना, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स जिसे बोलते हैं, 20% ऑफ द इक्विपमेंट एंड यूटिलिटी पे रहेगा। ठीक है, और स्मॉल मेन मैं आपको बताता हूँ वो यस मेन हमारे लिए क्या है वो, हाँ यस 8,000 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट होगा। ओके, फिर बात करते हैं जनरेट 70,000 कहीं ना कहीं हमारी जॉब्स है वो क्रिएट हो सकती है इसके थ्रू, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलो उम्मीद पोर्टल करके देखते हैं, वक्फ बोर्ड की बात की जा रही है इसमें कहीं ना कहीं। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू, जिनको आप जानते ही होंगे, ठीक है, ये माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है भैया उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द वक्फ असेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उम्मीद का एक बार पूरा नाम जाने क्या, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका पूरा नाम है। इट इज अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द रेगुलेटिंग द वक्फ प्रॉपर्टी अक्रॉस द इंडिया। तो एक प्रकार से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया कि जितनी भी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उनको डिजिटल फॉर्म में वह रखा जाएगा, देखा जाएगा कितनी चीज़ें सही है कितनी गलत है, जो भी हो। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी लगती है इसके लिए वो मैं बताता हूँ, माइनॉरिटी अफेयर्स इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट वक्फ बोर्ड एंड जुडिशियल अथॉरिटीज। ये इसमें नोडल मिनिस्ट्रीज है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा पोर्टल हमने अभी क्यों निकाला, क्या है वो देखते हैं। और अभी एक एक्ट भी तो आया था, थोड़ा बहुत इसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ था वक्फ बोर्ड के लिए, अल्टीमेट इसको वो एक्ट बन चुका है। ऑब्जेक्टिव एक बार देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी आए एंड टाइम बाउंड रजिस्ट्रेशन हो वक्फ प्रॉपर्टीज का। ठीक है, और बेनिफिशरीज को एम्पावर द बेनिफिशरीज विद द डिजिटल एक्सेस टू राइट ऑब्लिगेशन द लीगल सेफगार्ड। आपको ऑनलाइन देखना हो वक्फ के बारे में कितना की प्रॉपर्टी है वो भी आप देख सकते हो। जो प्रॉपर्टीज है काफ़ी टाइम से जो डिस्प्यूट्स है वो कहीं ना कहीं उसको रिजॉल्व कर पाए और उसकी अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं तक हम पहुंच पाए उसके लिए। और हम क्या करने वाले, फैसिलिटेट द पॉलिसी लेवल इनसाइट्स थ्रू द रियल टाइम डेटा, उसे मैप कर सकते हैं। ओके, वह प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा अगर हम बताएं तो ये कम्युनिटी है, ओन चैरिटेबल असेट्स होती है, लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, गिवन इन द नेम ऑफ द गॉड, भगवान के नाम पे। ठीक है, उसको दे दिया भगवान मतलब इधर अल्लाह के नाम पे दे दिया जाएगा। ठीक है, यूज फॉर द रिलीजियस एंड द वेलफेयर पर्पज मैनेज्ड बाय द वक्फ बोर्ड। से कौन मैनेज करता है, वो वक्फ बोर्ड। और ये पैसा, ये जो प्रॉपर्टीज है वक्फ बोर्ड को दी जाती है, अल्लाह के नाम पे इसको दिया जाता है। और ये जो प्रॉपर्टीज है किसके लिए, रिलीजियस और वेलफेयर पर्पस के लिए यूज की जाए इसके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो पर्पस बता दिया, कौन बनाता है कौन संभालता है वो हो गया। अब वक्फ असेट, द वक्फ असेट 1995 वाज मोस्ट रिसेंटली अमेंडमेंट, अभी जस्ट अमेंडमेंट हुआ है, याद रखना, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 विच रिसीव्ड द प्रेसिडेंट की परमिशन ऑलरेडी मिल चुकी है 2025 के अंदर, विल बी नोन एज द यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट। ठीक है, एंड एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, इतना बड़ा उसका एक्चुअली एक्ट का नाम ही उम्मीद एक्ट। ठीक है, फिर देखते हैं एनसीबी तो आप जानते होंगे, आर्यन खान एनसीबी। ठीक है, चलो एनसीबी इश्यूज द फर्स्ट सिल्वर नोटिस अगेंस्ट द पवन ठाकुर फॉर द 82 kg कोकिन सीजर्स। कोकिन के बारे में भी आप जानते होंगे और तो क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एनसीबी नारकोटिक्स काउंसिल ब्यूरो जो अपने इंडिया का है, इसको हैज गॉट द फर्स्ट सिल्वर नोटिस पब्लिश किसने, ये कौन नोटिस पब्लिश करता है, तो इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस जो यूएसए की है। ठीक है, द ग्लोबल, एक यूएसए की नहीं है एक्चुअली, यूएसए के अंदर है, बाकी है कि ये, हाँ इन्फ्लुएंस पूरा का पूरा चलता है वो यूएसए का ही चलता है। ठीक है, अ ग्लोबल पुलिस बॉडी है इंटरपोल, अगेंस्ट द दुबई बेस्ड द इंडियन, दुबई के अंदर जो इंडियन रहता है उसका नाम है, ठीक है, पवन ठाकुर। ये ड्रग ट्रैफिकिंग का मेन कामकाज करता है, तो उसको पकड़ने के लिए ये आपका सिल्वर नोटिस इन्होंने निकाला है। ठीक है,
तो इसके अंदर क्या रहेगा, इट विल फैसिलिटेट द लोकेटिंग, उसको लोकेट किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन एंड उसकी असेट्स है उसको सबको सब प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इंटरपोल अभी और कौन कौन से ऐसे नोटिस निकालता है वो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। नोटिस देखो, सबसे पहले क्या आता है, रेड नोटिस इस प्रकार से दिखता है वांटेड पर्सन के लिए, येलो नोटिस मिसिंग पर्सन के लिए, ब्लू नोटिस एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए, ग्रीन नोटिस वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए, ऑरेंज नोटिस इमिग्रेंट थ्रेट्स के लिए, पर्पल, ठीक है, पर्पल रहेगा मॉडिस ऑपरेंडी के लिए रहेगा। सिल्वर नोटिस की बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैफिकिंग ऑफ द क्रिमिनल असेट्स। ठीक है, तो इसके अंदर उस व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाता, इसके अंदर ऐसा किया जाता है कि जो उसकी असेट जो इंडिया के अंदर है उसको ट्रेस करो और उसको सबको क्या करो, सीज करो। ठीक है, मेन ये तो ये सब की जितने जो नोटिस थे सब के सब मैंने आपको बता दिया। 8 सितंबर को बच्चों एक डे बनाया जाता है, इससे बोला जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 1967 से मनाया जा रहा है। ठीक है, लिटरेसी इज द फंडामेंटल ह्यूमन राइट फॉर द ऑल। ठीक है, थीम की बात करते हैं द प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल इरा। ओके, प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल इरा। ओके, तो ये इस डे के बारे में हो चुका है, बता दिया। यस, एक ऑपरेशन सिंदूर की जो बुक है, ठीक है, कई बार बुक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब क्या है, COA जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनका नाम तो आप लोगों ने जो सुना ही होगा। COAS क्या होता है पता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल। अपने इंडिया को अभी कौन है प्रेजेंट में, उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने लॉन्च किए। ठीक है, बुक का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, पूरा नाम है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड द पाकिस्तान। उसको लिखा किसने, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KGS धिल्लन करके। तो राइटर ये है, किसने इसका लॉन्च किया वो बता दिया, और इतना बड़ा नाम है वो बता दिया, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। बिहार के अंदर इलेक्शन है तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। नीतीश कुमार बिहार के लाला, ठीक है, फोटो में आप देख सकते हो। बिहार के CM नीतीश कुमार लॉन्च द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। क्या बात है, बस इतना ही है, अनाउंसमेंट होते हैं, बाकी डिटेल इतनी ज़्यादा खास सभी नहीं मिलती है। देखते हैं बिहार में कौन सी सरकार आती है। ठीक है, चलो स्कीम के बारे में बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, ऑफकोर्स काम की चीज़ें उतनी बता रहा हूँ। इसमें क्या रहेगा पता है, 10,000 रुपया दिया जाएगा पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, सीधा सीधा अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जिससे वो अपनी खुद की कोई एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी वो कर पाए। आफ्टर द रेगुलर असेसमेंट दिस वुमन विल बी गिवन द एडिशनल 2 लाख का सपोर्ट दिया जाएगा फॉर द बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया और बिजनेस की उसके अंदर एफिशिएंसी दिखती है तो उसे 2 लाख रुपया भी दिया जाएगा। क्या बात है यार। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट विल बी द नोडल एजेंसी फॉर दिस स्कीम एंड द बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जीविका विल एग्जीक्यूट ही। ठीक है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर बिहार वाले एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो भी अपने को बता दिया। ठीक है, चलो माय भारत, मेरा भारत, अब ये क्या है ये देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डॉक्टर मनसुख मांडविया स्टार्टेड दैट मोर देन 1000 ट्रेन्ड माय भारत आपदा मित्र। ठीक है, स्टार्टेड द मोर देन 1000 से ज़्यादा ट्रेन माय भारत आपदा मित्र है, लोग हैं। ठीक है, विल मोबिलाइज टू प्रोवाइड रेस्क्यू ऑपरेशन इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। आपको पता ही है अभी रिसेंट में ही 2 जगह पर फ्लड्स आए, तो वहाँ पर ये जो मित्र है वहाँ पर वो गए और उन्हें रेस्क्यू किया। अब क्यों ना एक बार माय भारत के बारे में ये जाने। इट इज अ ऑटोनोमियस बॉडी that has been set up a department of the youth affairs ministry of the youth affairs and sports। ठीक है, तो ये आपके सामने मंत्रालय आ गया। अब महाभारत क्या, सॉरी माय भारत नहीं है, माय भारत इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स द इक्विटेबल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ टू एक्यूलाइज देयर एस्पिरेशन एंड द बिल्ड विकसित भारत। ठीक है, इसमें एक्चुअली ऐसा रहता है कि 15 से लेकर 29 साल के जो यूथ है उनको कहीं ना कहीं ऐड किया जाता है और उनको अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है।
नीड्स ऑफ द डायनेमिक यूथ डेमोग्राफिक एंड द एज बिटवीन 15 से 29। ओके चलो अच्छा है, माय भारत के बारे में हमने जान लिया। जितेंद्र सिंह है, ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया कैंपस टैंक इन न्यू दिल्ली टू एम्पावर थिंग। एक शार्क टैंक है, तो वैसे आप कैंपस टैंक है सरकार का, ठीक है, इसमें वही रहेगा, स्टार्टअप को फंडिंग देने का कामकाज किया जाएगा और कुछ नहीं है। ओके चलो, कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है वैसे, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं 16वें नंबर की इंडिया सिंगापुर डिफेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग हो चुकी है सिंगापुर के अंदर। ये याद रखना कि हम डिफेंस के ऊपर हम और क्या क्या काम कर सकते हैं ये बता रहे, ठीक है। और एक और चीज़, काफ़ी सिंगापुर से हमारे इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत सारा आता है, ये भी थोड़ा मैं आपको बता दूं। ओवर द ईयर्स सिंगापुर हैज़ बिकम अ लीडिंग सोर्स ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू द इंडिया, कंट्रीब्यूटिंग द क्यूमुलेटिव यूएस डॉलर 160 बिलियन सिंस 2000। और बाप रे, इतना बड़ा अमाउंट, 160 बिलियन अभी तक का काउंट करें 2000 से, इतना सारा अमाउंट है उन्होंने इन्वेस्ट किया है सिंगापुर वाले, ठीक है। जापान के पीएम आप फोटो में देख सकते हो, इन्होंने रिजाइन कर दिया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही, संभाल नहीं पा रहे थे, इन्होंने अल्टीमेट वहाँ पर रिजाइन कर दिया है, ठीक है। जापान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, शिगेरू इशिबा रिजाइन, जहाँ पर वहाँ पर काफ़ी पॉलिसी में प्रॉब्लम हो रही थी, सेकी मूवमेंट बहुत सारे हो रहे थे। वर्ल्ड की फोर्थ नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर इंडिया, ठीक है। कैपिटल की बात कर रहे हैं टोक्यो है, ठीक है। और फिर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, जापानीज़ है, जापान है तो जापानीज ही होगा। और येन वहाँ की करेंसी है, जस्ट अभी अपने देखा। डेमोग्राफिक की बात करते हैं तो ये जो आइलैंड नेशन है ईस्ट एशिया के अंदर आता है, और नॉर्थ वेस्टर्न स्पेसिफिक यूएसओ है, वहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है। तो स्टडी सबकी सब इंफॉर्मेशन बता दी और व्यक्ति का नाम भी बता दिया है, ठीक है। इंडिया जापान के कुछ रिलेशन के बारे में बात करते हैं। देखो जापान है ना, वो क्या है, ठीक है, फाइनेंशियल डोनर है। अपने इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए जो पैसा देने का कामकाज करता है, बहुत पैसा देता है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इसे ओडीए बोला जाता है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट है। जापान हैज़ बीन अ लीडिंग फाइनेंशियल डोनर ऑफ द फॉर्म ऑफ द ओडीए, ठीक है। इट कंटिन्यूज टू मेंटेन द हाई डिग्री ऑफ इंटरेस्ट एंड सपोर्ट फॉर द इंडियाज मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट, जैसे आपका ये वाला क्या बोलते हैं, बुलेट ट्रेन वाला, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर की बात हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, या फिर अहमदाबाद का जो आपका बुलेट वाला हो। इतने सारे प्रोजेक्ट आज के तारीख में बड़े बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। इंडिया के बाहर की बात करते हैं, ठीक है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, मतलब बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। डिफेंस टाइम में बात करते हैं तो इंडिया और एक कॉड नेशन वाला आपको पता ही हो, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे यूएसए है, जहाँ पर इंडिया है, जापान है, वहाँ पर हम लोग साथ में हैं, ठीक है। और मालाबार एक्सरसाइज हम जापान और यूएसए और हम भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। 2+2 भी हम क्या करते हैं, जापान के साथ में मीटिंग करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी मिलिट्री के हिसाब से जो मीटिंग थी वो सब की सब मैंने आपको बता दी है। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, मिशन मौसम की बात करते हैं। अब देखो आइडिया तो आपको न्यूज़ से लग ही गया होगा, ठीक है, कि ये क्या है, मिशन मौसम क्या है। रडार से एक्चुअली, ठीक है, रडार हमें क्या बताते हैं, मौसम का हालचाल बताने का कामकाज करते हैं। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विल इंस्टॉल द 4 एडिशनल रडार, 4 और वो रडार लगा रहे अंडर द मिशन मौसम इन जम्मू कश्मीर फॉर मोर एक्यूरेट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज स्पेसिफिक वेदर फोरकास्ट, ठीक है। मिशन मौसम के बारे में थोड़ा बच्चों जाने क्या, यस, थोड़ा जाना जाए तो ठीक रहेगा, ठीक है। It was launched by the Ministry of Earth Science in 2024. It is implemented by the India Meteorological Department, the National Center for the Medium Range Weather Forecasting, and the Indian Institute for the Tropical Meteorology. ठीक है, तो मौसम का मतलब आप तुक्का भी मारोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया बेसिक तो, ठीक है। भैरव कमांडो बटालियन की बात की जाए, एक नई हमने क्या कर रहे हैं, एक बटालियन बनाई है, ठीक है। इंडियन आर्मी is raising the first 5 Bhairav Commando Battalion to strengthen the ship strike capabilities along the border with China and Pakistan.
ठीक है, और जल्दी हम उनका रिस्पांस दे पाए। अगर वो एक मार रहे हैं तो हम 10 मारे, 10 क्या 100 मारे गोलियां, ठीक है, उसको तुरंत उसका हम रिस्पांस दे पाए, उसके लिए अलग से हमने भैरव कमांडो का बटालियन बनाई है। ठीक है, न्यूली रेज द लाइट कमांडो बैटल, ठीक है, 250 इसके अंदर सोल्जर होंगे ईच। ठीक है, तो अगर 250 इंटू 5 करने जाओगे उतना टोटल रहेगा। अंडर द सेव एंड द रेज अप्रोच, ठीक है, बचाएंगे और रेज करने का काम का ये अप्रोच रहेगा। अब इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि अलग से हायरिंग होगी, नहीं, ऑलरेडी जो आर्मी के अंदर जो बेस्ट पर्सोनल है वहाँ से उसके अंदर कमांडो को इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट द आर्मीज 10 पैरा स्पेशल फोर्सेज वाले एंड द 5 पैरा एयरबोर्न वाले बटालियन भी इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। ठीक है, चलो, डेविड लैमी अपॉइंटेड, यूके के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, फोटो के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, यूके एक अच्छा वर्ल्ड में एक नोन कंट्री है, तो उसके हिसाब से आप बाकी कोई हेड बनते तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने, ये तो ऑलरेडी हमने बता दिया। ठीक है, न्यूज़ आपकी रिपीट हो गई है, इसको हटा देते हैं। चलो, अग्निकार 2025 कैंपेन लॉन्च टू द बूस्ट PM AY प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, यू मतलब अर्बन रहता है, 2.0 इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, फोटो में आप देख सकते हो अग्निकार 2025। ठीक है, इसमें अवेयरनेस की जाएगी, फास्टैग जो PM आवास योजना का अर्बन उसके बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये 2 महीने का कैंपेन है, 5000 प्लस ULBs को, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व है। Ministry of the Housing and Urban Affairs has launched the Agnika 2025, a nationwide outreach campaign under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0। ठीक है, फिर देख रहे हैं टू ब्रीज इम्प्लीमेंटेशन गैप एंड द इंश्योर हाउसिंग बेनिफिट रीच द इंटेंडेड बेनिफिशरीज। एक्टिविटीज की बात करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा, लोन के मेलाज होंगे, कल्चर इवेंट होंगे और भी बहुत सारी चीजें होगी। ठीक है, चलो, एक वर्ल्ड कप हुआ है, उस वर्ल्ड कप के अंदर कौन जीता है भैया? इंडिया जीता है। नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप होगा, उसके लिए सॉरी जीता नहीं, हम क्वालिफाई हुए हैं, पर हम जीता है एशिया कप का हॉकी टाइटल जीता है। इंडिया बीट द कोरिया, कोरिया को हमने हराया है 4-1 से, तो लीव द एशिया कप हॉकी टाइटल हमने जीत लिया एशिया कप वाला, और हम क्वालिफाई हो गया बच्चों। किसके लिए? जो नेक्स्ट साल आपका जो वर्ल्ड कप होने वाला है हॉकी वाला, उसके लिए हम क्वालिफाई हो चुके हैं। ठीक है, इंडिया ने ये वर्ल्ड कप एशिया कप है, सॉरी वर्ल्ड कप ने एशिया कप 4 बार तक अभी तक जीता है, चाहे वो 2003 की बात हो, 2007 की है, या 17 की है, या 25 की है, 4 बार हमने इस टाइटल को, ठीक है, गेन किया है, रिगेन किया है। ठीक है, विद दिस इंडिया एंडेड द 8 ईयर वेट, इंडिया का 8 साल से कहीं ना कहीं परिश्रम चल रहा था, वेट हो रहा था, और हमने इस जो ये कॉन्टिनेंटल टाइटल है अपने नाम पे कर दिया है। ठीक है, और हम बात करते हैं जो वर्ल्ड कप है जिसके लिए हम क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, वो कहाँ होने वाला है? तो आपका आंसर रहेगा नेदरलैंड एंड बेल्जियम के अंदर होने वाला है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, अब इसके लिए क्या इनाम दिया जाएगा प्लेयर्स को? तो 3 लाख ईच दिया जाएगा प्लेयर्स एंड 1.5 लाख फॉर द सपोर्ट स्टाफ के लिए। इंडिया ने लास्ट एशिया कप जीता 2017 के अंदर, जो कहाँ पर हुआ था? ढाका के अंदर हुआ था। यस, अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, सब बता दिया। और भी जानते हैं, ठीक है, ये तो हम नंबर 1 पे है, तो नंबर 2 पे कौन है, 3 पे कौन है? ठीक है, इंडिया इसमें चैंपियन बना है। ठीक है, रनर अप कौन था? साउथ कोरिया। 3rd पे है आपका मलेशिया, और 4th पे कौन है? जापान। ठीक है, और इनके आगे नंबर्स भी दे रखे हैं सबके सब, तो ये आप एक बार देख लेना। चलो, नेक्स्ट न्यूज़ पे अपने चले। इनको तो आप, इन भाई साहब को तो जानते ही होंगे, ये एक समय क्या है, USA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनका नाम है बराक ओबामा। उनको एमी अवार्ड मिला है। ठीक है, बराक ओबामा विंस द 3rd एमी अवार्ड। एक बार नहीं भाई साहब को 3 बार इनको अवार्ड मिला है, एमी अवार्ड फॉर द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री का नाम है अवर ओशन, उसके अंदर एक्चुअली ये नरेटर बने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री चल रही, उसमें आपको बोलना पड़ता है, तो ये नरेटर है, तो ये नरेट किया है, तो इनको अब की बार एमी अवार्ड मिला है। ठीक है, ये फोटो आप देख सकते हो, एमी अवार्ड नेमोनी आउटस्टैंडिंग नरेटर बराक ओबामा अवर ओशन। अवर ओशन करके इसको याद रखना आप, ये डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, बस यही सब इसके अंदर लिखा है। एमी अवार्ड नेटफ्लिक्स पे है ये। ओके, इंडिया को नए वाइस प्रेसिडेंट मिल गए। जगदीप धनखड़ पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने रिजाइन कर दिया इन बिटवीन ही। ठीक है, रीजन हमारे सामने अभी नहीं है, मगर छोड़िए, अब नए हमें मिल गए, उनकी बात करते हैं। और उनका नाम है CP राधाकृष्णन। ठीक है, एक्चुअली
एक इंडिया ब्लॉक के नॉमिनी थे, उनका नाम था बी सुदर्शन रेड्डी करके था, और ये एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जो व्यक्ति थे, फोटो के अंदर आपको दिख रहे हैं, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं भागदौड़ चल रही थी, और इसके अंदर एनडीए के जो हमारे नॉमिनी होते हैं वो जीत जाते हैं, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, और अभी आज की तारीख में अपनी इंडिया के ये क्या बन चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो किसको हराया, ठीक है, ये बता दिया गया है। राधा कृष्णन इज द 15 इंडिविजुअल टू होल्ड दिस ऑफिस। अगर व्यक्ति की बात करें तो 15वें नंबर के व्यक्ति है, और पोस्ट की बात करें कौन से नंबर के ये हमें मिले हैं, तो 17वें नंबर, 17 वाइस प्रेसिडेंट इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन। वोट्स अगर एक बार देखना है 452, 452 इनको वोट मिले हैं, जो इनके ऑपोजिशन में थे उनको 300 मिले हैं, तो 152, ठीक है, इनको ज़्यादा वोट मिले हैं। क्लियर है, डन है। चलो और थोड़ा इनका कॉन्स्टिट्यूशनल अगर एक बार वैल्यू एक बार देख लिया जाए, ठीक है, ये क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है। इसका ऑलरेडी मैंने पॉलिटी का भी एक नया वीडियो अपलोड हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर दी आईबी के लिए, राइट। वन टाइम हमने इसको अपलोड करके छोड़ दिया, आप देखते रहना जब भी आपको लगे। आर्टिकल 63-63 में क्या बोला हुआ है कि इंडिया में कौन होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, और ये पोस्ट हमने कहाँ से ली है, तो यूएसए के से हमने ये एक्वायर की ली है, ठीक है। अब जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वही उसका मेन कामकाज है। 65 में ऐसा बोला हुआ है कि इन इवेंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, उनको हटा दिया जाए, तो उस केस में, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट जब तक इंडिया को एक नया प्रेसिडेंट नहीं मिल जाता तब तक, ठीक है। आर्टिकल 66 क्या बोला हुआ है, ठीक है, ले डाउन द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इनके बारे में जानते हैं। भूपेन हजारिका, ठीक है, आसाम से, ओके। ये फोटो आप देख सकते हो, और ऐसा 100 रुपये का सिक्का है, उनकी याद में उनको सम्मान देने के लिए इंडिया ने निकाला है। इंडिया मार्क द स्टार्ट ऑफ द 100th बर्थ एनिवर्सरी फेस्टिविटीज ऑफ द भारत रत्न अवॉर्डी भूपेन हजारिका, ठीक है। इनके नाम पे एयरपोर्ट्स है, इनके नाम पे स्टेडियम्स है। असम में बात करते हैं तो काफ़ी नोन ये व्यक्ति रह चुके हैं। असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एन ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ सेनेटरी ऑफ द लेजेंडरी सिंगर कंपोजर। ये क्या थे, भूपेन हजारिका सिंगर और कंपोजर थे, काफ़ी पॉपुलर थे, ठीक है। और इसमें असम पूरा साल इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। और इंडिया ने क्या किया है, क्योंकि ये तो हुई असम गवर्नमेंट की बात होगी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 रुपये का सिक्का निकाला है उनकी याद में, ठीक है। और अभी ऑफकोर्स ये जीवित नहीं है, ठीक है। इनका बॉर्न हुआ था 1926 के अंदर, सादिया के अंदर, असम के अंदर, और इनको बोला जाता है द बर्ड ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये भी हो गया, ओके। इनको बहुत सारे बच्चों अवार्ड मिले हुए हैं, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, ठीक है। मनो उपरांत की बात करें 2019 के अंदर कौन कौन से अवार्ड है, इसकी लिस्ट आपके सामने एक बार देख लेते हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण हो गया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो गया, संगीत नाटक एकेडमी की फेलोशिप है, ठीक है, पद्म विभूषण इनको मिला, भारत रत्न मिला, सब के सब अवार्ड इनको मिले हुए। काफ़ी आप देख सकते हो 85 की एज में मुंबई में इनका देहांत हो जाता है, ओके। और ये संगीत नाटक अकादमी के ये इन्होंने चेयरमैन भी रह चुके हैं, ओके। तो मतलब काफ़ी प्रेस्टिजियस व्यक्ति है, ठीक है। सबका सब इधर में। झापड़ के बारे में थोड़ा जानते हैं, अभी कौन सा झापड़ है, अभी न्यूज़ में भी था, क्योंकि यूरोप के कंट्रीज और यूरोप और यूएसए को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इंडिया जा रहा है झापड़ के अंदर, और झापड़ में गए, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, इतना बड़ा हमारा कॉन्टिजेंट, इतने सारे हमारे आर्मी के पर्सोनल थे तो झापड़ में गए। अब ये क्या है झापड़, देखते हैं, ठीक है। तो मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। मल्टी नेशनल मतलब बहुत सारे नेशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये कहाँ पर होती है, होस्ट कौन होता है इसके अंदर, रसिया होता है, हर साल होता है, एवरी 4 ईयर, पार्ट ऑफ द रसिया स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज साइकिल, ठीक है। इसमें एक वोस्टाक में होता है, एक सेंटर में होता है, एक कावजाक में होता है, एक झापड़ में होता है। झापड़ का मतलब एक्चुअली क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आप इसमें बेलारूस और रसिया मेन प्लेयर है, ठीक है। और बाकी और भी कंट्री उसके अलाई नेशन सब के सब जाते हैं, जैसे इंडिया भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। फोकस ऑन द नाटो फ्रंट, ठीक है। तो नाटो को कहीं ना कहीं बीट करने के लिए, नाटो को थोड़ा अपनी जो
मिलिट्री चीज़ें बताने के कामकाज करती है। देखो चाइना, ये रसिया कौन कौन सी चीज़ें एक्सरसाइज करता है वो मैं थोड़ा आपको आपके सामने रख दिया। वोस्टाक होता है, वोस्टाक होता है ईस्ट में, ठीक है, फार ईस्ट एंड एशिया पैसिफिक को फोकस करता है। एक सेंटर करके होता है, ये सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के लिए, और एक आपका रहता है कावकाज करके रहता है, ये साउथ सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के लिए है। ओके, और जो अभी जो कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके लिए है, आपका वेस्ट के लिए। ओके, यही सब इसके अंदर लिखा हुआ, आप देख सकते हो कहाँ पर हुआ है। इसका कंडक्ट का 10 से लेकर 16 तारीख तक हो रखा है, ठीक है। इंडिया की तरफ से 57 आर्मी के पर्सनल वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो 2010 से इस प्रकार की समिट हो रही है। MQ-28A गोस्ट बैट मिलिट्री ड्रोन्स नहीं बने। इस प्रकार से आप देख सकते हो अभी जो बैटल जितने भी हो रहे हैं वहाँ पर ड्रोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। आप देख सकते हो इस ड्रोन की डिज़ाइनिंग आप देखोगे, बोइंग ने इसको बनाया है, कि ऑस्ट्रेलिया और बोइंग दोनों के दोनों साथ में आए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ रिसेंटली मेड स्ट्राइड इन डेवलपिंग द MQ-28A गोस्ट बैट, ठीक है, अ बैट नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री ड्रोन्स बनाए गए, ठीक है। कौन है इसके साथ में, ठीक है, तो कौन है, कौन, बोइंग है। ओके, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द लोकल बैट स्पीसीज। ओके, तो वहाँ की ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई बैट होगी, चमगादड़ होगी, उसके बेस पे रखा हुआ है, ठीक है। बोइंग इज अ पार्टनरशिप विद द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज लीडिंग द प्रोडक्शन ऑफ द गोस्ट बैट। प्रोडक्शन कौन करने वाला है वो भी अपने देख लिया, ठीक है। बहुत सारी न्यूज़ हमने कवर कर दी है, आई थिंक ये लास्ट न्यूज़ होगी, ठीक है। आपको वीडियो भैया हम पढ़ाने में और इसके नोट्स वगैरह हमें पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। आपको वन शॉट में पूरा का पूरा वीडियो देखना है बढ़िया से डिटेल में, ठीक है। और फिर बाद में इसके ऊपर हम MCQ बनाएंगे और उसके भी आपको टेस्ट कंपलसरी देना है। ओके, यूपी ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट सिरामिक वेस्ट पार्क इन द खुर्जा, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च द यूनिक इनिशिएटिव बाय एस्टैब्लिश द अनोखी दुनिया, द वर्ल्ड फर्स्ट पार्क मेड इंटायरली फ्रॉम द सिरामिक वेस्ट। सिरामिक वेस्ट से ओवरऑल पार्क बनाया जाएगा, ये है। इसके लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा, 5.86 करोड़। ओके, तो ये बोला गया है। अब ये खुर्जा है भी कहाँ पर वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका रहेगा, आपका बुलंदेन शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट है ये, सिरामिक कैपिटल ऑफ इंडिया इससे बोला जाता है। द पार्क इज ओपन बाय द एंड ऑफ द सितंबर 2025, सबके लिए ओपन इसको कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ऐसा कुछ सिरामिक का ये वेस्टेज का पार्क बनाया जा रहा है, करेक्ट। चलो फाइनली इधर आपका सेशन आज का कंप्लीट हो चुका है। आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो। बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने के अंदर, 10 दिन का हमें पढ़ने के अंदर, ठीक है। पढ़ना है, ठीक है। इसकी PPT आपको विद इन 2 to 3 डेज़ के अंदर आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर देना, एक बार रिवाइज कर देना, और आपको टेस्ट भी वहाँ पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऐसे ही अभी 1 to 10 कवर कर दिया, अब 11 to 20 2 से 3 दिन के अंदर आपके सामने एक और तुरंत सेशन लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं मेंस की तैयारी के लिए, साथ साथ प्रीलिम हो चुकी है और हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपके प्रीलिम के पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे, ठीक है, तभी तो मेंस पे मिलेंगे, ठीक है। चलो गाइस।